हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे। आज मैं आपको यहाँ पे आपका पूरा क्वेश्चन कराने वाली हूँ। अगला पार्ट है, इसके पहले मैंने 2 पार्ट ऑलरेडी आपके कवर करा दिए, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, राइट अ शॉर्ट नोट, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन हेट्रोथैलिज्म। ठीक है, यहाँ पे किस पे शॉर्ट नोट पूछा गया? हेट्रोथैलिज्म पे शॉर्ट नोट पूछा गया है। तो हेट्रोथैलिज्म होता क्या है? तो देखिए, यहाँ पर हेट्रोथैलिज्म का मतलब होता है कि यहाँ पर जैसे जहाँ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अगर आपको देखने को ना मिले, जहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मोस्टली एब्सेंट होते हैं, तो जैसे कि इसमें क्या होगा, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे 2 हाइफी हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सेम या तो वो एक ही प्लांट के होंगे या अदर प्लांट के। तो यहाँ पर एक आपका हाइफी जो होगा वो पॉजिटिव की तरह बिहेव करेगा और एक हाइफी निगेटिव की तरह। अब ये हाइफी क्या है? तो हाइफी आपका एक तरह से जैसे हम लोग क्या एल्गी का जो प्लांट बॉडी था, जैसे थैलस हम लोग बोलते थे, तो वैसे इसका भी जो यहाँ पे प्रिमिटिव जो पहला यहाँ पे थ्रेड लाइक एक जो इसका थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसी को बोलते हैं हाइफी। और यही बहुत सारे हाइफी मिलके बनाते हैं माइसीलियम, ठीक है। तो यहाँ पे कह सकते हैं एक तरह से कि प्लांट के थैलस ही हैं, तो सिंगल है इसलिए इनको हाइफी बोलेंगे, ठीक है। तो ये जो हाइफी हैं, तो यहाँ पर उसमें ही जैसे कि ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं देखने को मिलता है, वहाँ पर देखेंगे आप तो एक हाइफी जो है वो पॉजिटिव की तरह बिहेव करेगा, मतलब पॉजिटिव जैसे मेल होता है तो वैसे एक मेल एक फीमेल की तरह बिहेव, तो वैसे यहाँ पर एक पॉजिटिव और एक निगेटिव, मतलब एक दूसरे के कंपेरेटिव रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर अब देखिए, एक पॉजिटिव हाइफी है, एक निगेटिव हाइफी है। अब इन दोनों में प्लाज्मोगैमी होगी। प्लाज्मोगैमी का मतलब क्या है? अब ये जो इनका ये किनारे का ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इनका फ्यूजन होगा। प्लाज्मा मतलब प्लाज्मा समझ ही रहे हैं, गैमी मतलब फ्यूजन, ठीक है। तो यहाँ पर किसका फ्यूजन होगा बच्चों? यहाँ पर प्लाज्मा का फ्यूजन होगा। तो इसलिए अब नेक्स्ट प्रोसेस आपका होगा प्लाज्मोगैमी। अब जब प्लाज्मोगैमी होगा तो आप यहाँ पर देखिए, नोटिस करिए, यहाँ पर देखिए, यहाँ पे एक आपको न्यूक्लियस, इनका न्यूक्लियस देखिए रेड कलर से शो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ऐसे पॉजिटिव हाइफी का देखेंगे तो वो ब्लू कलर से, यहाँ पर देखिए ये ब्लू कलर से दिखाया गया, ठीक है। अब जब इन दोनों में प्लाज्मोगैमी होगा तो यहाँ पर देखिए दोनों न्यूक्लियस का भी यहाँ पे क्या होगा, अब एक दूसरे के पास आ जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए 2 तरह के न्यूक्लियस हैं। यहाँ पर देखिए ये ब्लू वाले भी इसी एक में हैं, प्लस इसी में आपको रेड वाले, मतलब एक पॉजिटिव और एक निगेटिव, दोनों के जहाँ पे फ्यूजन हुआ है। जहाँ नहीं हुआ है वहाँ तो नहीं देखने को मिलेगा, लेकिन जहाँ हुआ है वहाँ पे दोनों तरह का यहाँ पे न्यूक्लियस आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर दोनों का यहाँ पे न्यूक्लियस एक भी आ गया है। अब इसमें क्या होगा? डाइकैरियन। अब इस स्टेज को बोलेंगे डाइकैरियन, ठीक है। डाइकैरियन, कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस, डाई मतलब 2, ठीक है। तो एक न्यूक्लियस आपको पता है पॉजिटिव से आया है और एक न्यूक्लियस निगेटिव हाइफी से आया, ठीक है। तो अब ये 2 न्यूक्लियस हो गए कि नहीं, इसलिए ये डाइकैरियन कहलाएंगे। तो ठीक है बच्चों, डाई का मतलब समझे ना, डाई का मतलब क्या होता है? 2, कैरियन मतलब न्यूक्लियस। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं प्लाज्मोगैमी के बाद डाइकैरियन स्टेज, या फिर कह सकते हैं डाइकैरियोसिस, ठीक है। अब नेक्स्ट फिर उसके बाद क्या होगा? अब जब ये अपना फिर बेसिडियोकार्प बनाएंगे, बेसिडियोकार्प जिस तरह आप मशरूम में देखे होंगे, तो बेसिडियोकार्प, ये पूरे पोर्शन को हम बेसिडियोकार्प कहेंगे। और इसमें बेसिडियम पाए जाते हैं और बेसिडियम में ही आपका क्या होगा? अब यहाँ पे देखिए न्यूक्लियस आपके सेम अभी फ्यूज नहीं हुए हैं। अब जब ये दोनों न्यूक्लियस जब फ्यूज हो जाएंगे तब हम बोलेंगे कैरियोगैमी, ठीक है। क्या बोलेंगे? क्योंकि कैरियो मतलब कैरियन, गैमी मतलब फ्यूजन। तो कैरियन का मतलब क्या है? न्यूक्लियस ना। तो यहाँ पे किसका फ्यूजन हो रहा है बच्चों? यहाँ पे न्यूक्लियस का फ्यूजन हो रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पे इन्हीं से ही जो आपका बेसिडियोकार्प से जो बेसिडिया में बनता है बेसिडियोस्पोर। अब ये बेसिडियो या बेसिडिया देखिए, यहाँ पे आप यहाँ पे साइड में इसको एक आप इसका सेक्शन कटिंग थोड़ा सा देखिए यहाँ पे किया गया इतने पार्ट का। तो यहाँ पे आपको कुछ इस तरह से दिखेंगे। तो अभी भी देखिए यहाँ पे न्यूक्लियस आपके 2 तरह दिख रहे होंगे, एक ब्लू है, ये रेड है, और ये वाला
ब्लू है। तो दो यहाँ पे सब में आप देख सकते हैं, यहाँ पे दो तरह की न्यूक्लियस दिख रहा है, रेड और ब्लू, ठीक है। अब इन दोनों में कैरियोगैमी होगा, कैरियो मतलब न्यूक्लियस का फ्यूजन होगा। तो अब जब न्यूक्लियस का फ्यूजन हो जाएगा तो अभी तो ये n+n है। देखिए कभी भी डाई कैरियन को हम 2n नहीं लिख सकते हैं क्योंकि दोनों न्यूक्लियस आपस में फ्यूज नहीं हुए हैं। हमेशा डाई कैरियन में n+n ही लिखते हैं, ठीक है। लेकिन जब यहाँ पे कैरियोगैमी होगा तो 2n लिखेंगे। क्यों? क्योंकि ये दोनों एक ही में क्या हो रहे हैं, मिक्स हो जा रहे हैं, ठीक है। फिर मियोसिस होगा। मियोसिस का मतलब क्या, अर्धसूत्री विभाजन होगा। हैप्लॉइड, फिर यहाँ पे आपके सेल बनेंगे और ये फिर से डेवलप करके फिर जर्मिनेट करेंगे और फिर से इसी तरह से पॉजिटिव और नेगेटिव हाइफी की तरह बिहेव करने लगेंगे, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं हेट्रोथैलिज्म। तो आई होप आपको हेट्रोथैलिज्म फिर से समझ में आ गया होगा। इसके पहले भी मैंने बहुत डिटेल में इसको समझाया हुआ है। यहाँ पे थोड़ा सा रैपिड रिवीजन टाइप का हो रहा है, फास्ट, ठीक है। तो द कॉन्सेप्ट ऑफ द हेट्रोथैलिज्म वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय A.F. ब्लैक्सली, ठीक है। तो याद रखिएगा हेट्रोथैलिज्म की खोज किसने की थी, A.F. ब्लैक्सली ने। कब? 1904 में, ठीक है। इन द फंगस म्यूकर, किस फंगस में, म्यूकर में। इन हेट्रोथैलिक फंजाई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकर्स ओनली व्हेन हाइफी ऑफ अपोजिट मेटिंग टाइप, ठीक है। मतलब एक तरह से यहाँ पे ट्रू नहीं कह सकते, लेकिन यहाँ पे जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तभी पॉसिबल है जब यहाँ पर हाइफी क्या होंगे, एक दूसरे के अपोजिट, जैसे एक मेल की तरह एक फीमेल, मतलब एक पॉजिटिव और एक निगेटिव की तरह यहाँ पे बिहेव करेगा। कम इनटू कांटेक्ट, मतलब एक प्लस वाला और एक माइनस वाला जब दोनों आपस में कांटेक्ट में आएंगे, पास में आएंगे, लीडिंग टू प्लाज्मोगैमी। तो ठीक है, तो इसके बाद अभी मैंने यहाँ पे आपको बताया कि इसके बाद होगा प्लाज्मोगैमी। जब पास में आएंगे तो क्या होगा, प्लाज्मोगैमी, मतलब उनके प्लाज्मा, साइटोप्लाज्म, इन सबों का फ्यूजन होगा, ठीक है। प्लाज्मोगैमी, फ्यूजन ऑफ साइटोप्लाज्म। फिर इसके बाद देन प्लाज्मोगैमी के बाद क्या हो रहा था, कैरियोगैमी, फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियाई एंड डेवलप एंड इवेंचुअली द फॉर्मेशन ऑफ सेक्सुअल स्पोर, ठीक है। इसके बाद वो क्या बनाएंगे, सेक्सुअल स्पोर, जैसे यहाँ पे बेसिडिया बना रहे थे, ठीक है। आगे फिर देखते हैं, heterothallism is a type of sexual reproduction seen in many fungi in which two genetically different but compatible mating types। मतलब यहाँ पर मतलब जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहीं कहीं आपको जो देखने को मिलता है फंगस में, वो हेट्रोथैलिज्म लाइक देखने को मिलता है। तो आप देखेंगे उनको जेनेटिकली क्या होंगे, याद रखिएगा, वो हमेशा जो आप देखेंगे फंजाई में तो वो जेनेटिकली डिफरेंट होंगे, ठीक है। मतलब उनके क्रोमोसोम जो हैं या जीन्स है वो डिफरेंट होंगे, लेकिन कॉम्पेटिबल मेटिंग टाइप होंगे, मतलब एक प्लस की तरह होगा, एक माइनस की तरह। आर रिक्वायर्ड टू कंप्लीट सेक्सुअल साइकिल, मतलब सेक्सुअल साइकिल को कंप्लीट करने के लिए ये चीज़ें जरूरी हैं, ठीक है। दिस मीन्स दैट ए सिंगल थैलस मतलब माइसीलियम कैन नॉट अंडरगोज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय इटसेल्फ, ठीक है। तो यहाँ पर कभी भी अगर सिंगल थैलस की बात करेंगे तो कभी भी इस तरह से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन खुद से स्वयं से नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हेट्रो का मतलब है दो तरह के थैलस होने चाहिए ना, एक आपका प्लस और एक माइनस। तो जब सेम होंगे तो उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है। इंस्टेड फ्यूजन मस्ट अकर बिटवीन टू डिफरेंट स्ट्रेन, मतलब हमेशा ये तभी पॉसिबल है जब दो डिफरेंट स्ट्रेन हो बिलोंगिंग टू अपोजिट मेटिंग टाइप, ठीक है। एक प्लस और एक माइनस, यूजुअली डेजिग्नेटेड प्लस मतलब पॉजिटिव एंड माइनस निगेटिव स्ट्रेन, ठीक है। तो ये तो आप डायग्राम से ही समझ में आ गया होगा, बस आप इसको एक बार इसके थ्योरी को देख लीजिए। और यहाँ पर फिर से एक बार यहाँ पे मैंने डायग्राम आपको दिखाया हुआ है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे म्यूकर हो गया, ठीक है, म्यूकर में आपको हेट्रोथैलिज्म देखने को मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए अब क्या होगा कि हेट्रोथैलिज्म की बात करेंगे तो देखिए एक ये न्यूक्लियस है और एक आपका ये वाला न्यूक्लियस है, ठीक है। अब दोनों, अब ये इनके साइटोप्लाज्म का फ्यूजन हो गया, ठीक है, फ्यूजन हुआ तो ये एक यन आपके ये दूसरे यन, यानी कि दोनों यन प्लस यन, इसको हम क्या कहेंगे, यन प्लस यन कहेंगे, ठीक है। मान लीजिए पॉजिटिव की तरह बिहेव कर रही है, नेगेटिव की तरह, फिर दोनों फ्यूजन हुआ। तो अब ये देखिए एक यन इनका एक यन इनका, जब न्यूक्लियर फ्यूजन होगा मतलब जब कैरियोगैमी होगा, यहाँ पे तो आपका डाई कैरियन स्टेज है, ठीक है, यहाँ पे कैरियोगैमी हो रहा है, यहाँ पे आपका प्लाज्मोगैमी मतलब सेल फ्यूजन, जिसको बोलेंगे प्लाज्मोगैमी, प्लाज्मोगैमी, ठीक है। फिर उसके बाद से आपका इस स्टेज को मैंने अभी पीछे क्या बताया कि ये होगा कैरियोगैमी, ठीक है।
कैरियोगैमी, देन उसके बाद अब कैरियोगैमी के बाद क्या बन रहा था, बेसिडियम, बेसिडियम में मियोसिस, मियोसिस से स्पोर बनेंगे, फिर यही स्पोर जर्मिनेट करके आपके फिर से नए थैलस का निर्माण करेंगे, जो फिर से अगेन प्लस और माइनस की तरह बिहेव करेंगे। ठीक है, ये तो हो गया हेटेरोथैलिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला है आपका यहाँ पर क्रूजियर फॉर्मेशन। बहुत क्वेश्चन आता है इससे। देखिए क्रूजियर फॉर्मेशन हुआ, क्लैंप कनेक्शन हुआ, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अक्सर आपका फंजाई से ये क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो आप इसको जरूर देख लीजिएगा। एक सेकंड। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, एक क्वेश्चन है आपका राइट डाउन शॉर्ट नोट ऑन, किस पे, क्रूजियर फॉर्मेशन या फिर क्लैंप कनेक्शन। ठीक है, तो हम इसको देखने वाले हैं क्रूजियर फॉर्मेशन या क्लैंप कनेक्शन, ये होते क्या। तो सबसे पहले हम क्रूजियर फॉर्मेशन देखेंगे, फिर उसके बाद से क्लैंप कनेक्शन। तो क्रूजियर फॉर्मेशन इज ए हुक लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म्ड एट द टिप ऑफ एन एस्कोजिनस हाइफा। अभी मैं इसको डायग्राम से समझा रही हूँ, बस आप पहले यहाँ पे थ्योरी देख लीजिए। चलिए यहाँ पर आप चाहें तो पहले डायग्राम से ही देख सकते हैं, यहाँ पर है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये आपका कोई, मान लीजिए किधर से शुरू करते हैं, चलिए यहाँ से। ठीक है, ये कोई आपका सेल है। ठीक है, इनमें क्या हुआ, अब ये n प्लस n कैरियोगैमी हुआ है अभी, तो ये n प्लस n दो स्ट्रेन यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे। अभी जैसे आपने पीछे देखा हेटेरोथैलिज्म के बाद से यहाँ पे क्या हुआ, जो स्पोर बने होंगे n प्लस n, फिर उसमें हुआ माइटोसिस, मतलब समसूत्री विभाजन। अब जब इनमें समसूत्री विभाजन होगा, आपने पढ़ा होगा कि वो वहाँ पे इक्वेशनल डिवीजन उसको बोलते हैं। ठीक है, मतलब जितने हैं उतना ही फिर बराबर फिर से यहाँ पे न्यूक्लियस बनेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर इनका भी दो और इनका भी दो, फिर यहाँ पे इसी को, अब यहाँ पे देखिए धीरे धीरे इनमें एक नोब लाइक स्ट्रक्चर, इस तरह से हुक जैसा संरचना बन रहा है, इसी को बोलते हैं क्रोजियर। क्या बोलते हैं, क्रोजियर। ठीक है, फिर इसमें ऐसे डिवीजन होगा, फिर ये देखिए ये नीचे आ गए। ठीक है, तो फिर इनमें आपका एस्कस मदर सेल, इसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे, एस्कस मदर सेल। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये जो आपके एक इनका और एक ये दो, यहाँ पे एक प्लस वाले एक माइनस वाले, दो यहाँ पे स्ट्रेन आपको दिखेंगे। फिर इसमें फिर से ऐसे ही संख्या इनकी बढ़ती रहेगी, फिर से माइटोसिस होगा, फिर से यहाँ पे देखिए अभी ये चार आपके थे, फिर इनमें माइटोसिस हुआ होगा, इसका एक इसका एक, तो फिर यहाँ पे एक्स्ट्रा बन गए होंगे। तो इसी तरह से ये बार बार डिवीजन करते रहते हैं और ये एस्कोस्पोर आपका बनता रहता है। तो इसी को बोलते हैं क्रोजियर फॉर्मेशन, मतलब एक तरह से ये हुक लाइक जो स्ट्रक्चर है इसी को बोलते हैं क्रोजियर। ठीक है, तो ये जब बार बार माइटोसिस होगा, इनकी संख्या बढ़ती जाएगी और एक हुक जैसा संरचना बनाते रहेंगे। ठीक है, तो क्रोजियर फॉर्मेशन इज ए हुक लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म्ड एट द टिप ऑफ एन एस्कोजिनस हाइफी या हाइफा। ठीक है, तो हाइफा के एस्कोजिनस टिश्यू मतलब एकदम टिप पर, किनारे पर ये बनते हैं। इन एस्कोमाइसिटीज, मतलब ये देखिए ये एस्कोमाइसिटीज जो मेंबर हैं उन्हीं का ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। ठीक है, ये हमेशा एस्कोमाइसिटीज में ही देखने को मिलेंगे ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ एसआई या स्पोर सैक। तो जब भी यहाँ पर स्पोर सैक बनेंगे या फिर एसआई बनेंगे, तभी यहाँ पर आपका क्रोजियर फॉर्मेशन होगा, क्योंकि उसी के दौरान आपका ये जब ये डेवलपमेंट होता है एसआई का, तभी बनता है क्रोजियर फॉर्मेशन। इट इंश्योर्स द मेंटेनेंस ऑफ द डाइकैरियोटिक कंडीशन। और देखिए इसमें हमेशा डाइकैरियोटिक कंडीशन मेंटेन रहता है। अभी आप डायग्राम में देख सकते हैं, आपको मैंने दिखाया है, वहाँ पर देखिए कभी भी दोनों में कैरियोगैमी नहीं हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से डाइकैरियोटिक कंडीशन मेंटेन रहता है। 2 न्यूक्लियाई पर सेल, मतलब हर एक सेल में आपको 2 न्यूक्लियस देखने को मिलेंगे बिफोर कैरियोगैमी, मतलब कैरियोगैमी के पहले। कैरियोगैमी मतलब क्या, फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियस, फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियस, मतलब न्यूक्लियस के फ्यूजन के पहले आपको हमेशा 2 न्यूक्लियस दिखेंगे। ठीक है, तो आगे देखिए सीन इन एस्कोमाइसिटीज, मैंने बताया कि कहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, एस्कोमाइसिटीज में, स्पेशली इन हायर एस्कोमाइसिटीज लाइक पेजाइजा हो गया, न्यूरोस्पोरा हो गया, मॉर्केला हो गया, एक्स्ट्रा। ठीक है, इट कंटेन 2 न्यूक्लियाई, 1 फ्रॉम ईच मेटिंग टाइप, मतलब एक n प्लस n, जैसे हेटेरोथैलिज्म में आपने देखा। तो यहाँ पर फिर से आप एक बार देख सकते हैं इसको कि यहाँ पे क्या है कि देखिए यहाँ भी आपका
यहाँ पे दोनों एक दूसरे में मिक्स नहीं हुए हैं, ठीक है, मतलब फ्यूज़ नहीं हुए। यहाँ भी n+n कंडीशन है, यहाँ भी n+n ही दिखेंगे, यहाँ भी n+n है, इधर भी आप देखिए यहाँ भी n+n है, ठीक है, और यहाँ भी, लेकिन ये n+n नहीं है। यहाँ पे आपका फ्यूज़न हो चुका है, लेकिन ये फिर से नोब बनाएंगे, तो जो नोब बनाएंगे वो n+n कंडीशन में ही रहेंगे, ठीक है। तो इस तरह से फॉर्मेशन होता है क्रोज़ियर का, ठीक है। अब इनका स्टेप क्या है, स्टेप देख लेते हैं कि कैसे क्रोज़ियर फॉर्मेशन होगा। तो सबसे पहले क्या स्टेप आएगा, फिर क्या होगा, तो पहला है आपका डाइकैरियोटिक टिप, ठीक है। अब डाइकैरियोटिक टिप देखिए यहाँ पर आपका ये है डाइकैरियोटिक टिप है, ठीक है। क्यों डाइकैरियोटिक है, 2 कैरियन है, ठीक है, अभी मैंने बताया हेटेरोथैलेजम में, उसी तरह से यहाँ पे भी है, 2 कैरियन है ना, एक प्लस की तरह होगा, एक मान लीजिए माइनस की तरह होगा, तो 2 तरह के न्यूक्लियस हैं, इसलिए डाइकैरियोटिक टिप। तो इसमें क्या होगा, द टिप ऑफ एन एस्कोजीनस हाइफा हैज़ 2 न्यूक्लियाई, एक n+n, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या होगा, हुक फॉर्मेशन, फिर देन हुक बनेगा, द टिप बेंड टू फॉर्म हुक लाइक क्रोज़ियर। तो टिप जो है आपका, जहाँ पे भी डाइकैरियोटिक स्टेज आपने देखा, फिर वही टिप क्या होगा, थोड़ा सा झुक जाएगा, बेंड हो जाएगा, ठीक है, और किसका फॉर्मेशन करेगा, क्रोज़ियर का। नेक्स्ट क्या होगा, न्यूक्लियर डिवीज़न, अब न्यूक्लियस का डिवीज़न होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इसके बाद यहाँ पे क्या था, अब यहाँ पे क्रोज़ियर बना, फिर से न्यूक्लियस का डिवीज़न हुआ, तभी ना यहाँ पे 2 थे, यहाँ पे 4 थे, तो यहाँ पर आप आगे देखिएगा, यहाँ पे बार बार डिवीज़न हुए, तो यहाँ पे 4 आपको पूरा देखने को मिले, यहाँ पे 8 हो गए, ठीक है। तो इस तरह से इसमें बार बार डिवीज़न होता रहेगा। नेक्स्ट क्या होगा, तो यहाँ पे देखिए बोथ न्यूक्लियाई डिवाइड्स साइमल्टेनियसली फॉर्मिंग 4 न्यूक्लियाई 2 पेयर। तो यहाँ पर जैसे ही डिवीज़न हुआ तो 4 यहाँ पे बने हैं, अब ये 4 वाले, अब यहाँ पे 4 तो हैं, लेकिन फिर से यहाँ पे भी तो कुछ डिवीज़न हुआ होगा, तभी ना ये आपस में फ्यूज हैं, और कुछ जो डिवाइड करके यहाँ पे फिर से यहाँ पे 2 सेल बना है, ठीक है। तो यहाँ पे अब आप 3 नहीं सोचेंगे, यहाँ पर 2 ये तो हैं, लेकिन इसमें भी तो बहुत सारे रहे होंगे, क्योंकि कुछ आपके प्लस वाले होंगे, कुछ माइनस वाले फ्यूज हुए होंगे। फिर नेक्स्ट स्टेप आएगा आपका सेप्टेशन। अब इसमें सेप्टा बनेगा, देखिए कहाँ गया, अब इसमें क्या होगा, अब ये सेप्टा बना कि नहीं बना, इसमें भी आप देख सकते हैं, तो यहाँ पे सेप्टा बनेगा, तो इसी सेप्टा को, मतलब एक दीवार बनेगी, उसी को बोलते हैं सेप्टेशन, ठीक है। क्रॉस वॉल सेप्टा फॉर्म डिवाइडिंग द क्रोज़ियर इनटू 3 सेल। तो अब ये 3 सेल में क्रोज़ियर को डिवाइड कर देंगे, देखिए 1 2 3, या फिर आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्लियर दिख रहा होगा, एक ये हो गए और एक ये, ठीक है, तो 1 2 3, तो 3 पार्ट में इसको डिवाइड कर देंगे। एपिकल सेल टिप, मतलब पहला आपका रहेगा एपिकल सेल जिसको हम टिप बोलेंगे, फिर है आपका पिनल्टीमेट सेल जिसको मिडिल पार्ट बोलेंगे, एंड बेसल सेल जो है बॉटम आपका। नेक्स्ट फिर क्या होगा, कैरियोगैमी, न्यूक्लियर फ्यूज़न होगा, न्यूक्लियस का फ्यूज़न होगा, तो यहाँ पर जैसे ही सेप्टेशन हुआ, सेप्टेशन होने के बाद से ये न्यूक्लियस का फ्यूज़न हुआ, ठीक है। इसके बाद फिर क्या होंगे, द 2 न्यूक्लियाई इन द पिनल्टीमेट सेल फ्यूज फॉर्मिंग अ डिप्लॉयड, मतलब 2n न्यूक्लियस, दिस सेल डेवलप इनटू एन एस्कस, ठीक है। नेक्स्ट क्या होगा, रीस्टोरेशन ऑफ हाइफी, फिर से अब उसी को रीस्टोर करेंगे। द अदर 2 सेल, मतलब जो आपके एपिकल और बेसल वाले सेल बचे हैं, वो ईच रिसीव 1 न्यूक्लियस एंड ग्रो अगेन टू फॉर्म न्यू क्रोज़ियर, ठीक है। तो यहाँ पर आपके जैसे यहाँ पे ये एस्कस बन गए, फिर ये अगेन ये जो न्यूक्लियस 2 बचे ये फिर से अपना डिवीज़न करेंगे, तो फिर इसी तरह से नया क्रोज़ियर बनेगा, फिर ये फिर से इसमें भी फिर सेम 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे, फिर ये आगे फिर ये आपका एस्कस बनाने चला जाएगा, और ये दोनों आपके फिर से डिवाइड करेंगे, फिर हुक बनाएंगे, इसी तरह से ये प्रोसेस चलता रहता है, ठीक है। फंक्शन क्या है, मेंटेन्स डाइकैरियोटिक कंडीशन, यहाँ पे हमेशा डाइकैरियोटिक कंडीशन मेंटेन रहता है, भले ही आपका वहाँ पे न्यूक्लियस का फ्यूज़न हो रहा है, लेकिन जो फ्यूज़न हो रहा है तो एस्कस बना दे रहा है, लेकिन जो बच रहे हैं वो बाकी आपके क्या करेंगे, वो फिर से डाइकैरियोटिक स्टेज, मतलब फिर से सेम नोब लाइक
क्रोजियर बनाएंगे, ठीक है, इन द एस्को जीनस हाइफी, इंश्योर्स रेगुलर फॉर्मेशन ऑफ एसआई, ठीक है, तो यहाँ पे हमेशा रेगुलर हो वो क्या करेंगे, एसआई का या एस्कस का फॉर्मेशन करेंगे। इंपॉर्टेंट फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एस्कोमाइसिटीज़, तो एस्कोमाइसिटीज़ के मेंबर में रिप्रोडक्शन के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है। अब अगला आपका टॉपिक आता है क्लैंप कनेक्शन, ठीक है। क्लैंप कनेक्शन इज ए स्मॉल ब्रिज लाइक आउटग्रोथ फॉर्म्ड ऑन द डाइकैरियोटिक हाइफी ऑफ बेसिडियोमाइसिटीज ड्यूरिंग सेल डिवीजन। जिस तरह से एस्कोमाइसिटीज में आपने देखा क्रोजियर फॉर्मेशन होता है, ऐसे ही सेम क्लैंप कनेक्शन होता है आपका बेसिडियोमाइसिटीज में, ठीक है। डिफरेंट क्या है दोनों में, उसमें भी देखिए, उसमें भी आपका क्या था, वहाँ पे भी डाइकैरियोटिक स्टेज से सब कुछ शुरू हो रहा था, तो वहाँ पे बस हुक लाइक स्ट्रक्चर बन रहा था, लेकिन यहाँ पर आपका क्या बनेगा, एक आउटग्रोथ, मतलब एक ब्रिज लाइक संरचना बनेगा, जैसे पुल दो, कहीं दो, मतलब मान लीजिए कि कोई दो यहाँ पे हाइफी है, उनके बीच में एक पुल बन रहा है, ठीक है, उसी के द्वारा न्यूक्लियस मूव करते हैं, ठीक है। इन इट हेल्प इन द इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टू न्यूक्लियाई, मतलब इसमें भी न्यूक्लियस का ही डिस्ट्रीब्यूशन होता है जो इक्वली होगा n+n इनटू डॉटर सेल एंड दस मेंटेन द डाइकैरियोटिक कंडीशन। ये भी डाइकैरियोटिक कंडीशन को मेंटेन करते हैं, क्योंकि दोनों लगभग सेम ही है, बस थोड़ा सा डिफरेंट, थोड़ा सा अंतर बस यही है कि वो नोब लाइक स्ट्रक्चर बना रहे थे और ये ब्रिज बनाएंगे, ठीक है। प्रेजेंट इन बेसिडियोमाइसिटीज़, अब देखिए कहाँ आपको देखने को मिलेगा बेसिडियोमाइसिटीज़ में, जैसे एगेरिकस हो गया, ठीक है, प्लूरोटस हो गया। एब्सेंट इन एस्कोमाइसिटीज़, एस्कोमाइसिटीज़ में ये नहीं देखने को मिलते हैं। एस्कोमाइसिटीज़ में याद रखिएगा क्या बनता है, क्रोजियर बनता है, ठीक है। हाइफी इन बेसिडियोमाइसिटीज आर डाइकैरियोटिक, मीनिंग ईच सेल कंटेन टू जेनेटिकली डिफरेंट न्यूक्लियाई, मतलब एक प्लस की तरह होंगे और एक माइनस की तरह, ठीक है। ड्यूरिंग सेल डिवीजन द क्लैंप कनेक्शन इंश्योर, ठीक है, सेल डिवीजन के ही दौरान आप क्लैंप कनेक्शन देख सकते हैं। बोथ डॉटर सेल रिसीव वन न्यूक्लियस ऑफ ईच टाइप, ठीक है, दोनों डॉटर सेल क्या होंगे, न्यूक्लियस को रिसीव करेंगे। द डाइकैरियोटिक फेज इज रिटेन्ड, मतलब उसमें क्या था, उसमें आपका सिर्फ डिवीज़न हो रहा था, फिर क्लैंप मतलब क्रोजियर बन रहे थे, लेकिन यहाँ पे जैसे मान लीजिए दो डॉटर हाइफी हैं, मतलब एक मान लीजिए एक हाइफी ये रहा होगा, एक हाइफी ये, ठीक है। अब इन्हीं के बीच में बनेगा क्या, ब्रिज बनेगा, ब्रिज बनेगा, तो मान लीजिए इनका भी न्यूक्लियस होगा और इनका न्यूक्लियस मान लीजिए मैंने इस कलर से बना दिया, ठीक है। तो जब इसमें डिवीज़न होगा तो ये, अब डिवीज़न होगा तो मान लीजिए इनका भी ये दो हो गए और ये भी दो हो गए, ठीक है। अब ये मूव करते हुए, अब ये वाला मान लीजिए है, ये मूव करता हुआ इसमें चला जाएगा और ये मूव करता हुआ इसमें आ जाएगा, तो इनके बीच में एक ब्रिज लाइक स्ट्रक्चर बन रहा है, इसी को बोलते हैं क्लैंप कनेक्शन। चलिए हम इसको डायग्राम से समझते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर ये आपका एक मान लीजिए एक बेसिडियोमाइसिटीज़ है, ये एक हाइफी है, ठीक है। इस हाइफी में आप देख सकते हैं यहाँ पर दो न्यूक्लियस आपको दिख रहा होगा। एक मान लीजिए इसको, चलिए मैंने मान लिया ये प्लस होगा और इसको मान लेते हैं कि माइनस की तरह बिहेव कर रहा है, ठीक है, ये माइनस की तरह, क्योंकि यहाँ पे n+n कंडीशन देखने को मिलेगा ना, ये डाइकैरियोटिक स्टेज है, ठीक है। अब क्या होगा, अब ये डिवाइड करेंगे तो एक से इनका भी दो बनेगा, इनका भी दो बनेगा। अब धीरे धीरे यहाँ पर देखिए एक पुल, यहाँ पे एक ब्रिज का फॉर्मेशन हो रहा है, तो धीरे धीरे ये ब्रिज पूरी तरह से इस पे आके ऐसे धीरे धीरे यहाँ पे देखिए अटैच हो गए हैं, ठीक है। अब अटैच होंगे तो ये जो न्यूक्लियस हैं ये इसमें मूव करते हुए इसमें आ जाएंगे और इनका जो है ये तो यहाँ पे है ही, ठीक है। तो इस तरह से देखिए, अब यहाँ पर भी आपको एक n आपका एक मतलब माइनस वाला और एक प्लस वाला, सेम यहाँ भी एक माइनस वाला एक प्लस वाला, दो तरह का n देखने को मिला, मतलब अभी भी डाइकैरियोटिक स्टेज देखने को मिल रहा है। बस अंतर क्या है कि यहाँ पे देखिए एक यहाँ पे से ओपनिंग है, ये इसी से मतलब ये जो है मूव करता हुआ इधर आ रहा है, ठीक है। तो बस यही समझना है इसमें कि बस एक ब्रिज की सहायता से, मतलब ये एक ब्रिज की सहायता से इनके जो न्यूक्लियस हैं वो माइग्रेट करते हैं, मूव करते हैं, ठीक है। तो ये वाला इधर आ जाएगा और इनके साथ ये तो दो रहेंगे ही, ठीक है। कहाँ चला गया, ठीक है। तो यही हो गया आपका, इसी को बोलते हैं क्लैंप कनेक्शन, ठीक है। तो क्लैंप समझ में आ गया होगा। चलिए इसके स्टेप को देखते हैं कैसे बनते हैं। स्टेप ऑफ क्लैंप कनेक्शन
क्लैंप कनेक्शन फॉर्मेशन। तो पहला क्या होगा आपका डाइकैरियोटिक हाइफी, आपको पता है चाहे क्रोजियर फॉर्मेशन हुआ या फिर आपका क्लैंप कनेक्शन, दोनों स्टार्ट कहाँ से होंगे, दोनों डाइकैरियोटिक स्टेज, क्योंकि वो मेंटेन डाइकैरियोटिक स्टेज को ही कर रहे हैं, ठीक है। तो अ हाइफी सेल कंटेन 2 न्यूक्लियाई N1 एंड N2, N1 N2 लिख सकते हैं या N प्लस N लिख सकते हैं या माइनस N आपका, और एक निगेटिव एक पॉजिटिव N, ठीक है। नेक्स्ट फिर क्या होगा, न्यूक्लियर डिवीजन, न्यूक्लियस का डिवीजन होगा, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा था, अब इसके बाद से न्यूक्लियस का डिवीजन हुआ ना, तभी ना ये 2 थे, 2 से 4, मतलब इनके भी 2 बने, इनके भी 2 बने, ठीक है। तो बोथ न्यूक्लियाई डिवाइड सिंक्रोनसली प्रोड्यूसिंग, ठीक है, 2 न्यूक्लियाई ऑफ टाइप, एक N1 होंगे एंड ऑफ टाइप, दूसरा टाइप क्या होगा N2। तीसरा फिर अब क्या होगा, क्लैंप का फॉर्मेशन होगा, तो क्लैंप आउट ग्रोथ, ठीक है। तो थर्ड स्टेप में आप यहाँ पे देख सकते हैं, अब यहाँ पे धीरे धीरे एक आउट ग्रोथ बनने लगा है, ठीक है। तो अ स्मॉल लैटरल आउट ग्रोथ, जिसको हम क्लैंप बोलेंगे, डेवलप्स नियर द सेप्टम, सेप्टम मतलब जो दीवार के नज़दीक ही ये बनना शुरू हो जाएंगे। अब जब जैसे ही बन जाएंगे तो माइग्रेशन ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है, अब यहाँ पे न्यूक्लियस का माइग्रेशन होगा, मूवमेंट होगा, तो मतलब यहाँ का न्यूक्लियस इसमें आ जाएगा, ठीक है, और इसके पास ऑलरेडी है ही एक, मतलब चाहे कह सकते हैं इसमें का इसमें, उसमें का, मतलब ट्रांसफ़र हो जाएंगे, ठीक है। तो 1 न्यूक्लियस मूव इनटू द क्लैंप वाइल अदर स्टे इन द मेन हाइफी, क्योंकि 2 बन रहे थे तो एक को तो मूव करने की ज़रूरत नहीं है, एक तो ऑलरेडी उसके पास था ही निगेटिव वाला, और एक पॉजिटिव वाला दूसरे निगेटिव के पास जा रहा था, ठीक है। सेप्टम फॉर्मेशन, इसका सेप्टा बन जाएगा, तो सेप्टा फॉर्म डिवाइडिंग द हाइफी इनटू एपिकल सेल, बेसल सेल एंड क्लैंप सेल। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जैसे ही इसमें जब ये चले जाएंगे तो यहाँ पे इनके बीच में फिर बन जाएगा सेप्टा, यहाँ पे पूरा नहीं दिख रहा है डायग्राम, तो इस तरह से जब इनका मूवमेंट हो जाएगा फिर सेप्टा बन जाएगा, फिर सेम, फिर ये दोनों डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पे एक आपका ये वाला बनेगा सेल और एक ये वाला बनेगा, ठीक है। फिर क्लैंप बनेगा इनका, इस तरह से फिर से क्लैंप बनेंगे, तो आपका ये वाला फिर माइग्रेट करता हुआ इसके पास चला आएगा, फिर चलाएगा तो ऐसा हो जाएगा, फिर यहाँ बीच में सेप्टा बन जाएगा, इस तरह से बार बार यहाँ पे स्पोर का फॉर्मेशन होता रहेगा, ठीक है। तो ये था आपका क्लैंप कनेक्शन। एक बार आप यहाँ पे फिर से ये पूरा डायग्राम यहाँ पे दिया हुआ है, इसके पीछे थोड़ा कम था, तो यहाँ पर देख सकते हैं आप और क्लियरली देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पे सेप्टा का फॉर्मेशन हुआ है, ठीक है। तो पहले ये डिवाइड किए, तो यहाँ का ये जो ब्रिज बना, तो अब इनमें डिवीजन के बाद से ये माइग्रेशन शुरू किए, तो ये यहाँ चला आएगा और ये यहाँ पे सेप्टा बन जाएगा, तो यहाँ पे 2 हो जाएंगे, इनका भी और इनका भी। फिर सेम, अब यहाँ पे जैसे ही फिर ये मूव करेंगे, तो देखिए अब मूव करने के बाद यहाँ पे बीच में सेप्टा बना है, तो फिर से यहाँ पर फिर इनमें डिवीज़न होगा, फिर इनकी संख्या बढ़ेगी, फिर यहाँ पे फिर से ऐसे क्लैंप बनेंगे, फिर ये मूव करेगा, तो इस तरह से बार बार सेप्टा बनता रहेगा, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं क्लैंप कनेक्शन, ठीक है। तो क्रोजियर फॉर्मेशन, क्लैंप कनेक्शन आपको समझ में आ गए होंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका किससे, फ्रूटिफिकेशन, ठीक है। क्या है फ्रूटिफिकेशन, और भी इसमें 1-2 क्वेश्चन और इंक्लूड हैं, उनको भी देख लेंगे यहाँ पर। क्वेश्चन आपका क्या है, राइट डाउन डिफरेंस बिटवीन एस्कस एंड बेसिडियम, ठीक है। एस्कस और बेसिडियम में क्या अंतर है, उसके बाद है एस्कोस्पोर एंड बेसिडियोस्पोर में क्या डिफरेंस है, या फिर ड्रा टीएस ऑफ एपोथीसियम ऑफ पेजाइजा, आल्सो राइट डाउन स्ट्रक्चर ऑफ एपोथीसियम ऑफ पेजाइजा। ये अक्सर पूछा जाता है, एपोथीसियम, पेजाइजा के एपोथीसियम को पूछा जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले आप जानिए एस्कस एंड एस्कोस्पोर क्या होते हैं, ठीक है। तो एन एस्कस इज ए सैक लाइक रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर फाउंड इन एस्कोमाइसिटी। देखिए एस्कस से समझ में आ रहा होगा कि एस्कोमाइसिटीज के मेंबर हैं, ठीक है, मतलब एस्कोमाइसिटीज के स्पोर हैं, याद रखिएगा एस्कोमाइसिटीज के स्पोर हैं, मतलब सैक लाइक स्ट्रक्चर है इस तरह से, इसी को बोलते हैं एस्कस। क्या बोलेंगे, एस्कस। और इसी एस्कस में एस्कोस्पोर बनते हैं, क्या बनेंगे, एस्कोस्पोर, एस्कोस्पोर। और ये एस्कस या एस्कोस्पोर किसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है,
एस्कोमाइसिटीज फंजाई के, ठीक है। इट इज़ फॉर्म्ड ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान ये बनेंगे। एंड कंटेन एस्कोस्पोर्स यूजुअली 8। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये जो आपके एस्कस हैं, ये जो इनका चैम्बर है, इसी को एस्कस बोल रहे हैं। इसी एस्कस के अंदर लगभग आपके कितने 8 एस्कोस्पोर बनते हैं। इनसाइड द एस्कस कैरियोगैमी, मतलब अब इसी के ही अंदर कैरियोगैमी होगा। कैरियोगैमी का मतलब क्या, न्यूक्लियस का फ्यूजन होगा। एंड मियोसिस अकर्स, फिर उसके से मियोसिस होगा। मियोसिस मतलब अर्धसूत्री विभाजन होगा। प्रोड्यूसिंग हैप्लॉइड स्पोर, क्योंकि अभी तो जब यहाँ पे आपका जब पहले क्या हुआ, पहले आपका कैरियोगैमी हुआ, मतलब न्यूक्लियस का फ्यूजन हुआ, तब तो ये N+N यानी कि 2N कंडीशन यहाँ पर था, ठीक है। लेकिन फिर से इसमें न्यूक्लियस, फिर से यहाँ पे हैप्लॉइड मतलब यहाँ पे मियोसिस हुआ, तो ये हैप्लॉइड क्रोमोसोम नंबर में बदल गए, ठीक है। तो इसलिए लास्ट में यहाँ पे हैप्लॉइड मतलब अगुणित आप यहाँ पे देख सकते हैं स्पोर को। व्हेन मैच्योर, जब ये मैच्योर होंगे, द एस्कस बस्ट, मतलब जैसे ही मैच्योर होंगे तो यहाँ पे जो ये एस्कस है, फिर से यहाँ पे आपको बना के दिखा दे रहे हैं। जैसे मान लीजिए ये एस्कस है, ठीक है। इस एस्कस में ये आपके लगभग 8 एस्कोस्पोर हैं, ठीक है। तो जब ये मैच्योर होंगे, इनमें जो भी फ्यूजन होगा, जब ये मैच्योर हो जाएंगे तो ये आपका, ये जो आपका एस्कस है ये बस्ट हो जाएगा, मतलब फट जाएगा और ये एस्कोस्पोर बाहर रिलीज हो जाएंगे, ठीक है। तो ये एस्कोस्पोर बाहर रिलीज हो जाएंगे, तो क्या होगा, बस्ट टू रिलीज द स्पोर इनटू द इन्वायरमेंट फॉर डिस्पर्सल, ठीक है। तो इन्वायरमेंट में ये रिलीज हो जाएंगे फैलने के लिए। तो जब ये बाहर निकलेंगे तभी तो रिप्रोडक्शन होगा। आगे देखते हैं अब बेसिडियम और बेसिडियोस्पोर क्या है। तो जिस तरह से एस्कस आपका था, एस्कस एस्कोमाइसिटीज का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, ठीक है, मतलब वो भी सैक लाइक स्ट्रक्चर है। तो वैसे यहाँ पर बेसिडियम आपका क्लब शेप सेक्सुअल स्ट्रक्चर है, ठीक है। और इसी के अंदर बनता है, मतलब इसके ऊपर बनता है आपका बेसिडियोस्पोर, ठीक है। तो ये क्या है, अ बेसिडियम इज ए क्लब शेप्ड सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, ठीक है, फाउंड इन बेसिडियोमाइसिटीज। ये बेसिडियोमाइसिटीज में देखिए, बेसिडियम से याद रखिएगा, बेसिडियोमाइसिटीज फंजाई। इट इज फॉर्म्ड आफ्टर प्लाज्मोगैमी एंड कैरियोगैमी। ये हमेशा प्लाज्मोगैमी और कैरियोगैमी मतलब साइटोप्लाज्म और प्लस न्यूक्लियस के फ्यूजन के बाद बनते हैं। एंड इट मियोसिस अकर्स, फिर से इसमें मियोसिस होगा टू प्रोड्यूस बेसिडियोस्पोर, यूजुअली 4, ठीक है, लगभग 4 बनेंगे। दीज स्पोर्स आर बोर्न एक्सटर्नली ऑन स्मॉल प्रोजेक्शन कॉल्ड स्टिग्मेटा। जैसे मान लीजिए इसी को बोलेंगे स्टिग्मेटा, ठीक है। और इसी के ऊपर लगभग कितने 4 बेसिडियोस्पोर बनेंगे। तो ये एक्सटर्नली बनते हैं, लेकिन आप एस्कस में एस्कोस्पोर जो देख रहे थे वो इंटरनली अंदर था, और ये बाहर की तरफ बनेंगे। द बेसिडियम हेल्प इन स्पोर डिस्पर्सल एंड इस कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मशरूम। ये किसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, मशरूम का, और ब्रैकेट फंजाई एंड पफ बॉल का, ठीक है। तो इसका भी आप यहाँ पर देख सकते हैं, डायग्राम तो नहीं है। टाइप्स ऑफ फ्रूटिफिकेशन इन एस्कोमाइसिटीज। अब देखिए, अब फ्रूटिफिकेशन जानेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रूटिफिकेशन एस्कोमाइसिटीज में। तो जो आपका एस्कोमाइसिटीज के मेंबर हैं वो लगभग 3 तरह के यहाँ पे फ्रूटिफिकेशन देखने को मिलते हैं। फ्रूटिफिकेशन का मतलब होता है कि उनकी फ्रूटिंग बॉडी, ठीक है, जिसके अंदर आपके एस्कस बनते हैं, फिर उसी एस्कस में बनता है एस्कोस्पोर, ठीक है। तो इन एस्कोमाइसिटीज द फ्रूटिंग बॉडी, जिसको हम क्या बोलते हैं, एस्कोकार्प और एस्कोमा, ठीक है, इज द सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर दैट प्रोड्यूस एसआई। क्या बनाएंगे, एसआई। अभी आपने पढ़ा कि एसआई का मतलब क्या, सैक लाइक स्ट्रक्चर है, और इसी के अंदर बनेंगे एस्कोस्पोर, ठीक है। that produce SI containing ascospores. Depending on the shape and opening of the ascocarp, there are 4 main type of fructification. मतलब लगभग वैसे मेन तो आपके वैसे 3 ही है, लेकिन 4 भी कहीं कहीं 4 भी दिए गए हैं, इसलिए 4 यहाँ पर मैंने इंक्लूड किया हुआ है। तो सबसे पहला आपका क्लिस्टोथीसियम, ठीक है। तो क्लिस्टोथीसियम आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो फ्रूटिंग बॉडी है, जिसके अंदर जैसे मान लीजिए ये फ्रूटिंग बॉडी का मतलब क्या है कि ये कोई
संरचना है, इसी के अंदर एस्कस बनेंगे और इसी एस्कस में एस्कोस्पोर बनते हैं। ठीक है, अब ये फ्रूटिंग इनकी क्लोजिंग या ओपनिंग या इनके शेप साइज के अकॉर्डिंग ये 4 प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहला क्लिस्टोथिसियम। क्लिस्टो का मतलब होता है कि हमेशा क्लोज, ठीक है, हमेशा बंद रहेगा। तो यहाँ पर देखिए चारों तरफ से अगर आप देखिए, ये है एस्कस, ये क्या है, एस्कस है, और इसी एस्कस के अंदर प्रेजेंट है स्पोर, एस्कोस्पोर, जिसको बोलेंगे एस्कोस्पोर। ठीक है, और ये इसका फ्रूटिंग बॉडी है। ये बाहर वाला पार्ट आपको जो दिख रहा है ये फ्रूटिंग बॉडी है, जो चारों तरफ से इसको घेरे हुए है। ठीक है, तो स्ट्रक्चर कैसा होगा, कंप्लीटली क्लोज्ड। देखिए पूरी तरह से पैक है। स्फेरिकल फ्रूट बॉडी मतलब राउंड होंगे। ओपनिंग की बात करें तो नो नेचुरल ओपनिंग, स्पोर्स आर रिलीज्ड आफ्टर द वॉल ब्रेक्स। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कोई भी नेचुरल ओपनिंग नहीं है, मतलब पहले से ही यहाँ पे कोई ओपनिंग प्रेजेंट नहीं है। तो ये इनके स्पोर कैसे रिलीज होंगे, तो जब ये मैच्योर हो जाएंगे, यहाँ पे जो ये एस्कोस्पोर हैं जब ये मैच्योर हो जाएंगे तो ये जो वॉल है वो फट जाएगी। ठीक है, ये वॉल फटेगी, तो फटने के बाद से ये जो स्पोर है वो बाहर इन्वायरमेंट में क्या होंगे, यहाँ से रिलीज हो जाएंगे, बाहर निकल जाएंगे। ठीक है, एसआई अरेंजमेंट, तो स्कैटर्ड इरेगुलरली इनसाइड, यहाँ पर स्कैटर्ड मतलब बिखरे हुए किसी मतलब पर्टिकुलर सीक्वेंस में नहीं पाए जाते हैं। तो यहाँ पर जो क्लिस्टोथिसियम का एग्जांपल आपका होगा एस्परजिलस और पेनिसिलियम। तो आप इसको चाहे तो कप से याद कर सकते हैं, कैप, मैंने कप बोल दिया, CAP। ठीक है, कैप से याद कर सकते हैं। C फॉर क्लिस्टोथिसियम, ठीक है, A फॉर एस्परजिलस, P फॉर पेनिसिलियम, इसकी एग्जाम्पल है। ठीक, आगे चलते हैं। दूसरा है पेरिथीसियम। पेरिथीसियम मतलब फ्लास्क शेप्ड। इसका स्ट्रक्चर देखिए पेरिथीसियम का, ये फ्लास्क शेप्ड स्ट्रक्चर है और इसी में देखिए यहाँ पर ये बन रहा है, ये एस्कस है। ठीक है, ये एस्कस है और इसी एस्कस के अंदर प्रेजेंट है एस्कोस्पोर। देखिए ये छोटे छोटे 8 लगभग एस्कोस्पोर इसमें देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर इसका स्ट्रक्चर क्या हो गया, फ्लास्क शेप्ड फ्रूट बॉडी विथ ए स्मॉल ओपनिंग ओस्टियोल एट द टिप। देखिए क्लिस्टोथिसियम में आपको कोई भी नेचुरल ओपनिंग नहीं देखने को मिल रही थी, लेकिन यहाँ पर आप देखिएगा, यहाँ पर ऑलरेडी नेचुरल ओपनिंग है, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, ओस्टियोल बोल रहे हैं। ठीक है, तो जैसे ये मैच्योर होंगे तो ये वाल टूटेगी और ये स्पोर इसी ओस्टियोल के द्वारा बाहर रिलीज हो जाएंगे। तो ओपनिंग क्या है, थ्रू ओस्टियोल। एसआई अरेंजमेंट क्या है, एराइज फ्रॉम द बेस इन द बेसल लेयर। तो देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एसआई जो है या एस्कस है वो बेस पे नीचे की तरफ सेट है। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है इसका, न्यूरोस्पोरा, क्लेविसेप्स और सोरडेरिया। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसको याद करना हो तो PNCL, पेंसिल जैसे लिखते हैं ना, तो ऐसे बस PNCL लिख सकते हैं। P फॉर आपका पेरिथीसियम, N फॉर न्यूरोस्पोरा, C फॉर क्लेविसेप्स और सोरिडिया, और L आपका ये CL आपका क्लेविसेप्स ही है। ठीक है, तो आप 2 एग्जाम्पल इनफ है वैसे। और नेक्स्ट है एपोथीसियम। ठीक है, अब देखिए एपोथीसियम आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये किसका स्ट्रक्चर है, तो ओपन होता है कप लाइक। एपो का मतलब होता है एपोथीसियम, जैसे कप लाइक स्ट्रक्चर, जिसका फ्रूटिंग बॉडी कप लाइक होगा तो उसको बोलेंगे एपोथीसियम, यानी कि कप और डिस्क शेप्ड फ्रूटिंग बॉडी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पेजाइजा का फ्रूटिंग बॉडी है। ठीक है, तो ये है, और यहाँ पे देखिए छोटे छोटे यहाँ पे हाइमीनियम है, इसी हाइमीनियम में आपके एस्कस दिखेंगे और इसमें भी देखिए ओपनिंग आपको देखने को मिल रही है। ठीक है, तो ओपन कप और डिस्क शेप्ड फ्रूट बॉडी ओपनिंग की बात करें तो एक्सपोज्ड हाइमीनियल सरफेस। तो देखिए ये हाइमीनियल सरफेस जो ये बाहर वाला आपको दिख रहा है, ये ओपनिंग है इसका। ठीक है, नो कवरिंग, कोई कवर इस पे नहीं होगा। एसआई अरेंजमेंट क्या है, अरेंज्ड इन ए वेल डिफिनिट हाइमीनियम लेयर ऑन द सरफेस। तो इसी हाइमीनियम लेयर पर अगर आप इसको इतने का देखिए, यहाँ पे सेक्शन कटिंग दिखाया गया है, यहाँ पर इतने का, यहाँ पर देखिए अगर आप माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करेंगे तो इस तरह से, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पर देखिए ये आपको एस्कस दिख रहे होंगे। ठीक है, ये एस्कस है और इसी एस्कस में आपको एस्कोस्पोर भी दिख रहे होंगे। ठीक है, इस तरह से।
एग्जाम्पल है इसका पेजाइजा और एस्कोबोलस, ठीक है। तो ये हो गया फ्रूटिंग बॉडी। और एक लास्ट है चौथा स्यूडोथीसियम। स्यूडो है इसीलिए इसको मतलब हम फ्रूटिंग बॉडी में नहीं काउंट करते हैं, लेकिन फिर भी कभी कभी पूछ लिया जाता है स्यूडोथीसियम क्या होता है, क्योंकि एक तरह से ये देखिए अगर आप इसकी संरचना देखेंगे तो एपोथीसियम की तरह दिख रहा है, लेकिन ये स्यूडो है। क्यों स्यूडो है? तो देखिए इसमें ओस्टियोल भी देखने को मिलेगा, लेकिन यहाँ पर जो एस्कस आपके हैं या फिर कह सकते हैं जो पैराफाइसिस, ये इनर जो है स्यूडोथीसियम आपके बनते हैं, ठीक है। तो क्योंकि यहाँ पे स्यूडो पैराफाइसिस देखने को मिलते हैं, मतलब यहाँ पे ट्रू पैराफाइसिस नहीं होते इसलिए, ठीक है। तो स्ट्रक्चर क्या होगा? सिमिलर टू पेरीथीसियम बट विथ बाइट्यूनिकेट, मतलब 2 लेयर एसआई। अब देखिए आपको पता है इसके पहले आप देखेंगे जहाँ जहाँ मैंने एसआई बनाया था या एस्कस बनाया वो सब सिंगल लेयर थे, ये सारे सिंगल लेयर थे, ठीक है। इस तरह से, मतलब इस तरह से, और इसी में आपके एस्कोस्पोर प्रेजेंट थे। लेकिन अब इसमें क्या है, लेकिन आप यहाँ पे स्यूडोथीसियम में देखेंगे तो यहाँ पे 2 लेयर, ठीक है, वो भी ट्यूनिकेट्स के 2 लेयर यहाँ पर दिख रहे थे। तो 2 लेयर तो इसमें होना ही नहीं चाहिए, ठीक है। उसके बाद इसमें स्पोर यहाँ पे दिख रहे थे, ठीक है, इस तरह से, मतलब 8 लगभग बनाइएगा, ठीक है। तो ये सिमिलर तो है पेरीथीसियम के, लेकिन इनमें 2 लेयर एसआई देखने को मिलेंगे। ओपनिंग इसमें भी ओस्टियोल के थ्रू दिखता है। एसआई अरेंजमेंट की बात करें तो स्कैटर्ड फॉर्म में देखिए यहाँ पर किस तरह से हैं, ये बिखरे हुए इस तरह से दिख रहे हैं, ठीक है। इन लॉक्यूल्स कैविटी, मतलब एक कैविटी के अंदर, ये कैविटी है इसी के अंदर प्रेजेंट है विद इन द स्ट्रोमा, मतलब एकदम ये आपको कहीं से भी देखिए किसी भी स्पोर से मतलब मैच नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह से ये एस्कोस्पोर इसके हैं, इस तरह से ऐसे ऐसे प्रेजेंट है, ठीक है, इस तरह से। तो ऐसा तो होगा नहीं, ठीक है। एग्जाम्पल है इसका प्लियोस्पोरा और वेंट्यूरिया, ठीक है। तो ये हो गए फ्रूटिंग बॉडी, ठीक है। अब आगे चलते हैं। देखिए पेजाइजा का यहाँ पे फ्रूटिंग बॉडी भी पूछा गया था, डायग्राम उसका, तो आप यहाँ से इसको ज़रूर बना लीजिएगा, इसको देख लीजिएगा इसका डायग्राम अच्छे से, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है आपका, अब यहाँ पर पढ़ेंगे रस्ट और स्मट, ठीक है। अब फंजाई के हम पढ़ेंगे रस्ट और स्मट। तो इनका पहले क्वेश्चन देखिए कैसे होगा। तो राइट डाउन डिफरेंस बिटवीन रस्ट एंड स्मट, ठीक है। कभी कभी रस्ट और स्मट में डिफरेंस पूछ लिया जाता है, या फिर लूज स्मट एंड कवर्ड स्मट में क्या डिफरेंस है। उसके बाद हेट्रोइसियस एंड ऑटोइसियस रस्ट में क्या डिफरेंस है। तो यहाँ पे जितने भी रस्ट और स्मट से क्वेश्चन है सब मैंने एक ही साथ इंक्लूड कर दिया हुआ है, तो इसको आप लोग जरूर ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले रस्ट और स्मट में क्या डिफरेंस है उसको समझते हैं। तो सबसे पहले आप देखेंगे रस्ट, ठीक है। तो आप यहाँ पर देखिए, आपने धान के खेतों में कभी कभी देखा होगा इस तरह से उनके पत्तियों पर या फिर उनके जो इन्फ्लोरेसेंस है उस पर यहाँ पर आप येलो कलर के कुछ इस तरह से येलो या ब्राउन स्पॉट लाइक स्ट्रक्चर देखते होंगे, तो वही है आपका रस्ट, ठीक है। तो रस्ट फंजाई आर ऑब्लिगेट पैरासिटिक बेसिडियोमाइसिटीज, और ऑर्डर क्या है उसका, यूरिडिनेल्स, ठीक है। दैट इन्फेक्ट मेनली लीव्स एंड स्टेम ऑफ प्लांट, जो किसको इन्फेक्ट करेगा, स्टेम को और लीफ को, ठीक है। तो देखिए अब ये जो रस्ट फंजाई है क्या कह रहा है, ये ऑब्लिगेट पैरासाइट है। तो देखिए पैरासाइट 2 तरह के होते हैं, ठीक है। कौन कौन से? एक जो पैरासाइट की बात करेंगे वो 2 तरह के होंगे। एक तो आपका होता है ऑब्लिगेट पैरासाइट, ऑब्लिगेट, और एक होगा फैकल्टेटिव, ठीक है। तो फैकल्टेटिव, अब देखिए यहाँ पे कह रहा है ऑब्लिगेट पैरासाइट, जैसे कहने का मतलब है कि अगर ये जिससे अपना न्यूट्रिशन प्राप्त कर रहा है, ठीक है, अगर वो होस्ट मान लीजिए इन केस उसकी डेथ हो जाए, जैसे जिस प्लांट पे ये रस्ट इस पे अपना जीवन यापन कर रहा है, तो अगर ये स्टेम की डेथ हो जाए, मतलब वो क्या हो जाए, सड़ गल के या नष्ट हो जाए, तो ये भी उसके साथ साथ नष्ट हो जाएंगे। लेकिन अगर यहीं पे फैकल्टेटिव पैरासाइट की बात करेंगे तो ये होस्ट
जब तक रहेगा उससे तो अपना न्यूट्रिशन प्राप्त करेंगे, लेकिन अगर वो नष्ट भी हो जाएगा तो उसके सड़े गले पदार्थों से भी अपना न्यूट्रिशन प्राप्त करेंगे, मतलब उनको मरने के बाद भी नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। और ये उनके जो ऑब्लिगेट होते हैं वो उनके साथ ही जिएंगे और उनके साथ ही मरेंगे, ठीक है। तो इस तरह से ये जो पैरासाइट हैं तो किस तरह के हैं, ऑब्लिगेट हैं। तो ऑब्लिगेट समझ में आ गया होगा, ठीक है। दे प्रोड्यूस येलो, ऑरेंज, रेड और ब्राउन पॉस्ट्यूल्स, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि या तो रेड मतलब थोड़ा सा येलोइश टाइप के, ऑरेंज या फिर कह सकते हैं रेड कलर के, यहाँ पे आप ब्राउन पॉस्ट्यूल्स कंटेनिंग डिफरेंट टाइप ऑफ स्पोर्स, मतलब छोटे छोटे यहाँ पे स्पोर दिखेंगे। रस्ट ऑफन हैव ए कॉम्प्लेक्स लाइफ साइकिल with up to 5 spore stages, ठीक है। and many are heterogeneous requiring 2 host, example wheat, barberry, rust, ठीक है। तो देखिए ये जो रस्ट हैं इनकी जो लाइफ साइकिल है वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होती है, कॉम्प्लेक्स होती है। क्यों? क्योंकि इनको अपनी लाइफ साइकिल पूरा करने के लिए हमेशा 2 होस्ट की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो यहाँ पर आप जो एग्जांपल दिया गया वीट, बारबेरी, रस्ट, या फिर कह सकते हैं यहाँ पे जो पक्सिनिया ग्रामिनी ट्रिटिसाई होती हैं तो वो अपना लाइफ साइकिल एक तो वीट प्लांट में, ठीक है, वीट प्लांट पे जो आपका एक मोनोकॉट है, क्या है, मोनोकॉट है, इस पे भी अपना जीवन यापन करेंगी, प्लस और फिर उसके बाद से बारबेरी जो आपका एक डाइकॉट प्लांट है, डाइकॉट प्लांट है। बिना इन दोनों के इनकी लाइफ साइकिल पूरी नहीं होती है, ठीक है। तो इसलिए ये हेटेरोजियस होते हैं, इनको 2 थैलस की आवश्यकता होगी। अब स्मट क्या है, तो स्मट देखिए यहाँ पर आप देख रहे होंगे ये इन्फ्लोरेसेंस को, ठीक है, ये स्मट है, ठीक। तो स्मट फंजाई आर फैकल्टेटिव पैरासाइट। देखिए रस्ट क्या था, ऑब्लिगेट था, ठीक है, लेकिन ये फैकल्टेटिव हैं, मतलब अगर ये प्लांट की डेथ हो जाए तो भी ये उससे अपना न्यूट्रिशन प्राप्त करेंगे, मतलब उसको मरने के बाद भी उसका पीछा छोड़ने वाले नहीं है, ठीक है। तो क्या है, फैकल्टेटिव पैरासिटिक बेसिडियोमाइसिटीज ऑर्डर ऑस्टिलेजिनेल्स, ठीक है, दैट इन्फेक्ट फ्लावर्स, ग्रेन्स एंड ओवरीज। तो ये हमेशा फ्लावर्स को, ओवरीज को, ग्रेन्स को, यानी कि ओवरऑल कह सकते हैं ये इन्फ्लोरेसेंस को ही अफेक्ट करते हैं, ठीक है, लीफ और स्टेम को अफेक्ट नहीं करते। लेकिन इसके पहले जो आपका था, जो आपका रस्ट है वो स्टेम को भी और लीव्स को भी क्या कर रहा था, इन्फेक्ट कर रहा था। दे फॉर्म ब्लैक सूटी पाउडरी मास ऑफ स्पोर्स कॉल्ड क्लेमाइडोस्पोर्स, या इसी को कह सकते हैं ऑस्टिलोस्पोर्स। तो देखिए यहाँ पर ये पाउडर जैसा, इनको जब छुएंगे तो ये हाथ में आपके लगेगा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा पाउडरी जैसे, तो क्या करेंगे, ये जो ग्रेन स्टार्च हैं जो भी इनमें न्यूट्रिएंट होंगे उनको धीरे धीरे क्या करेंगे, डिकम्पोज करके उसमें अपनी जगह बना लेते हैं, ठीक है। स्मट हैव ए सिंपल लाइफ साइकिल विथ मेनली, मतलब इनके पास सिंपली लाइफ साइकिल है, इनको 2 होस्ट की आवश्यकता नहीं होती है। आर्टिलियोस्पोर्स एंड बेसिडियोस्पोर्स एंड दे काज डायरेक्ट डिस्ट्रक्शन ऑफ ग्रेन्स रिड्यूसिंग एल्ड, ठीक है, उनके पैदावार को भी कम कर देंगे और ये डायरेक्ट क्या करेंगे, उनको अफेक्ट करते हैं, मतलब यहाँ पे 2 होस्ट की आवश्यकता नहीं होती है। अब डिफरेंस समझते हैं लूज स्मट एंड कवर्ड स्मट, ठीक है। आपने स्मट पढ़ा, स्मट आप जान गए कि हाँ ब्लैकिश कलर का होगा, पाउडरी फॉर्म में दिखता है, ठीक है, और प्लस ये फैकल्टेटिव पैरासाइट है। लेकिन स्मट भी 2 तरह के होते हैं, एक आपका लूज स्मट होता है, दूसरा कवर्ड स्मट होता है। तो लूज स्मट में क्या है, कस्ड बाई ऑस्ट्रेलेगो ट्रिटिसाई, याद रखिएगा किसके वजह से होता है, ऑस्ट्रेलेगो ट्रिटिसाई इन वीट एंड ऑस्ट्रेलेगो न्यूडा इन बार्ले, ठीक है। बार्ले में ऑस्ट्रेलेगो न्यूडा की वजह से होगा, वीट में ऑस्ट्रेलेगो ट्रिटिसाई, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा स्पीसीज का, ठीक है। इन दिस डिजीज द इंटायर ईयर, मतलब इन्फ्लोरेसेंस जो है इज रिप्लेस्ड बाय अ लूज ब्लैक पाउडरी मास ऑफ स्मट स्पोर्स, ठीक है, या क्लेमाइडोस्पोर। तो यहाँ पे जो मान लीजिए अब ये जो ग्रेन है, अब जो इसके ग्रेन है, ठीक है, तो ये क्या होंगे, धीरे धीरे अगर इस पर जो ये स्मट जैसे इस पर अटैक करेगा तो इसको क्या करेगा, धीरे धीरे इसको मतलब इसको नष्ट करेगा और इसमें एक पाउडरी ब्लैक कलर का, यहाँ पे आप ब्लैक से बनाएंगे तो दिखेगा नहीं आपको, ठीक है, तो यहाँ पे ब्लैक कलर का एक पाउडरी मास भर देगा, ठीक है। तो ये आपका हो जाता है लूज स्मट। द स्पोर masses are exposed because the membranous covering rupture early, ठीक है। तो ये जो होते हैं ये जल्दी से एक्सपोज हो जाते हैं क्योंकि इनका जो मेम्ब्रेनस जो स्ट्रक्चर है वो जल्दी से ही अर्ली स्टेज में ही फट जाते हैं, रप्चर हो जाएंगे, ठीक है। इन्फेक्शन अकर्स
थ्रू द फ्लावर एट फ्लावरिंग स्टेज, ठीक है। इन्फेक्शन की बात करेंगे तो फ्लावर की वजह से होगा, कब? फ्लावरिंग स्टेज पर। द फंगस इंटर द एम्ब्रियो एंड रिमेन्स डॉर्मेंट इन द सीड, ठीक है। तो ये क्या हो गया, इसमें फंगस इंटर करेंगे उनके एम्ब्रियो में और धीरे धीरे उसको इन्फेक्शन देना शुरू कर देंगे। व्हेन द इन्फेक्टेड सीड जर्मिनेट द फंगस ग्रो इंटरनली एंड प्रोड्यूसेस स्मट एट ईयर फॉर्मेशन। तो जैसे ही मान लीजिए अगर सीड इन्फेक्टेड है इस फंगस से, स्मट से, तो फिर जैसे वो जर्मिनेट करेगा तो वो भी उसके साथ साथ क्या करेगा, प्रोड्यूस करेगा स्मट पूरा। ईजिली स्प्रेड, आसानी से फैल जाता है बाय विंड बिकॉज स्पोर्स आर फ्री एंड एक्सपोज्ड। तो देखिए ये लूज है ना, वैसे ही समझ लीजिएगा ये ईजिली एक्सपोज्ड हो जाएंगे, मतलब हवा के द्वारा ये जल्दी फैल जाते हैं। एग्जाम्पल है लूज स्मट ऑफ वीट, ठीक है। दूसरा देखते हैं कवर्ड स्मट। तो कवर्ड स्मट क्या है, ये उसी के अपोजिट होंगे सेम इसमें भी। तो कस्ड बाई ऑस्ट्रेलेगो हॉर्डाई, देखिए जब कवर्ड स्मट होगा तो ऑस्ट्रेलेगो हॉर्डाई होगा इन बार्ले एंड ऑस्ट्रेलाइगो मेडिस होगा कॉर्न स्मट में, ठीक है। इट कवर्ड स्मट इन कवर्ड स्मट द स्मटेड ग्रेन्स रिमेन कवर्ड बाई अ थिक परसिस्टेंट पेरिकार या सीड कोट। यहाँ पर क्या होगा, जैसे मान लीजिए ये सीड है, जैसे मान लीजिए ये सीड है, ठीक है। अब इस सीड को ये पूरी तरह कवर से समझ लीजिएगा कि कवर्ड, अब ब्लैक कलर से नहीं दिखेगा आपको, इसलिए चलिए हम आपको रेड से ही बना के दिखा रहे हैं, लेकिन सब इसको सपोज करिएगा ये रेड ब्लैक कलर है, ठीक है। तो ये इसको पूरी तरह से इस तरह से ग्रेन्स को क्या करेगा, घेर लेगा, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा क्या, कवर्ड स्मट, ठीक। और इसमें ये ग्रेन में भर जा रहा था ब्लैक कलर, लेकिन इसमें किनारे किनारे इसको एक लेयर दे देगा। द स्मट स्पोर्स आर इनक्लोज्ड इनसाइड द कैर्नल अंटिल इट ब्रेक एट द थ्रेसिंग, ठीक है। इन्फेक्शन यूजुअली अकर्स एट सीडलिंग स्टेज। अब देखिए इन्फेक्शन कब होगा, सीडलिंग स्टेज पे। फ्रॉम स्पोर्स प्रेजेंट इन द सॉइल और सीड सरफेस। तो ये कहाँ पे प्रेजेंट होगा, या तो सीड के सरफेस पे या तो सॉइल पे, मृदा पर। The fungus remain external on the seed surface, not inside the embryo। तभी मैंने आपको डायग्राम बना के भी बताया कि मान लीजिए ये एम्ब्रियो है तो ये इसके सरफेस पे ही होगा, इसके अंदर नहीं। लेकिन जैसे इसके कांटेक्ट में आएंगे तो दूसरे सीड भी इन्फेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। स्प्रेड अकर्स मेनली ड्यूरिंग थ्रेसिंग व्हेन द ग्रेन ब्रेक एंड रिलीज स्पोर, ठीक है। तो थ्रेसिंग के दौरान ग्रेन क्या होंगे, ब्रेक होंगे, टूटेंगे, तो यहाँ से स्पोर रिलीज हो जाएंगे। एग्जाम्पल है कवर्ड स्मट ऑफ बार्ले, ठीक है। क्या है इसका एग्जाम्पल, कवर्ड स्मट ऑफ बार्ले, ठीक है। अब देखते हैं हेट्रोइसियस, कहाँ गया, हेट्रोइसियस रस्ट एंड हेट्रोइसियस रस्ट एंड हेट्रोइसियस स्मट ऑटोइसियस, सॉरी, हाँ ये हेडिंग थोड़ा सा डिस्टर्ब है, ठीक है। यहाँ पे हेट्रोइसियस रस्ट है एंड यहाँ पर आपका ऑटो होगा, ऑटो ईसियस। हेडिंग सही कर लीजिएगा आप लोग। हेट्रोइसियस एंड ऑटोइसियस रस्ट में क्या डिफरेंस है, तो हेट्रोइसियस रस्ट पहले देखते हैं। तो हेट्रोइसियस रस्ट फंजाई रिक्वायर टू डिफरेंट एंड अनरिलेटेड। देखिए हेट्रो का मतलब होगा दो तरह का, हमेशा ध्यान रखिएगा। यहाँ पे जो रस्ट हैं वो दो तरह के हैं, तो इसमें क्या होगा, डिफरेंट एंड अनरिलेटेड होस्ट प्लांट टू कंप्लीट दियर लाइफ साइकिल। वन होस्ट प्रोड्यूसेस पिकनिया एंड एसिया एंड द अदर होस्ट प्रोड्यूसेस यूरेडिया एंड टीलिया। क्योंकि आपको पता है रस्ट को अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए दो होस्ट की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो उसमें से एक होस्ट मान लीजिए आपका मोनोकॉट प्लांट हो गया और एक होस्ट आपका डाइकॉट प्लांट हो गया, ठीक है। तो जो आपका डाइकॉट प्लांट है वो आपका बनाएगा पिकनिया एंड एसिया, ठीक है। और जो मोनोकॉट प्लांट है वो बनाएगा यूरेडिया एंड टीलिया। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, ठीक है। एग्जाम्पल इसका क्या है, पक्सीनिया ग्रैमनी ट्रिटिसाई, वीट स्टेम रस्ट भी बोल सकते हैं। प्राइमरी होस्ट आपका है वीट, जो प्रोड्यूस करेगा यूरेडोस्पोर एंड टेलियोस्पोर, मतलब यूरेडिया एंड टीलिया भी मैंने बताया। और अल्टरनेट होस्ट मतलब सेकेंडरी होस्ट जो आपका है वो बारबेरी है, जो आपका एक डाइकॉट प्लांट है। ये क्या प्रोड्यूस करेगा, पिकनियोस्पोर एंड एसियोस्पोर, ठीक है। फिर है आपका ऑटोइसियस रस्ट। ऑटो का मतलब क्या होगा कि यहाँ पर एक ही
में कंप्लीट होगा लाइफ साइकिल, सिंगल में ही, ठीक है। तो ऑटोइसियस रस्ट फंजाई कंप्लीटेड ऑल स्टेजेस ऑफ देयर लाइफ साइकिल ऑन ए सिंगल होस्ट प्लांट ओनली। मतलब कुछ केस में आपको देखने को मिलेगा कि ये अपनी लाइफ साइकिल एक सिंगल होस्ट में ही कंप्लीट कर लेते हैं। इसका एग्जाम्पल है पक्सीनिया हेलियंथाई, ठीक है, जो सनफ्लावर रस्ट भी बोल सकते हैं। फिर आपका है यूरोमाइसिस एपेंडिक्यूलेटस, जो बीन रस्ट है। पक्सीनिया माल्वेसीरम, जो आपका हॉलीहुक रस्ट है, ठीक है। तो ये आपका हो गया ऑटोइसियस रस्ट, ठीक है। मतलब रस्ट और स्मट में डिफरेंस आपको समझ में आ गया होगा कि रस्ट और स्मट क्या है, प्लस आपका लूज स्मट, कवर्ड स्मट क्या है। उसके बाद से रस्ट भी आपके जो थे वो ऑटोइसियस और हेट्रोइसियस रस्ट क्या थे, ठीक है। अब आगे हम देखने वाले हैं मशरूम कल्टीवेशन, ठीक। ये थोड़ा सा लॉन्ग है तो इसको थोड़ा सा जल्दी आपको कराएंगे, बस प्रोसीजर है, आप एक बार इसको देख लीजिएगा जल्दी जल्दी, ठीक है। उसके बाद क्या, अब देखते हैं क्वेश्चन क्या है, राइट अ नोट ऑन मशरूम, ठीक है। मशरूम क्या है, मशरूम इट्स कल्टीवेशन एंड इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंट, ठीक है। राइट शॉर्ट नोट ऑन कल्टीवेशन ऑफ मशरूम, ठीक। तो मशरूम का यहाँ पे खेती होने वाली है, तो ज़रा ध्यान से देखिएगा, ठीक है। मशरूम सारे लोग खाए होंगे। मशरूम आर सेप्रोफिटिक फंजाई बिलोंगिंग मेनली टू बेसिडियोमाइसिटीज। एग्जाम्पल है जो आप लोग खाते हैं एगेरिकस, बाइस्पोरस एंड सम एस्कोमाइसिटीज। एग्जाम्पल है जो मॉर्केला है, ठीक है। अब देखिए ये मॉर्केला है, ये आपका मशरूम है। आप इन दोनों को मतलब दोनों को मशरूम बोलते हैं, लेकिन ये इसका नाम है मॉर्केला, इसका नाम है एगेरिकस, ठीक है। जो आप खाते हैं उसका नाम है एगेरिकस बाइस्पोरस, ठीक है। तो ये जो आपके फंजाई हैं ये क्या है, सेप्रोफिटिक है। सेप्रोफिटिक का मतलब क्या होता है, जो सड़े गले पदार्थों से अपना न्यूट्रिशन प्राप्त करेंगे, ठीक है। दे लाइक क्लोरोफिल एंड ऑब्टेन न्यूट्रिएंट फ्रॉम डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर। तो वैसे ही फंगस है, इनके पास तो क्लोरोफिल होता नहीं है, ये तो आप ऑलरेडी जानते हैं, ठीक है। तो ये सड़े गले जो डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर है उसी से अपना पोषण प्राप्त करते हैं। द एडिबल पार्ट ऑफ मशरूम इज कॉल्ड द बेसिडियोकार्प। जो फ्रूटिंग बॉडी है ये आप जो देख रहे हैं इसी को बोलते हैं बेसिडियोकार्प, इसी को ही हम लोग खाते हैं, ठीक है। यही एडिबल पार्ट है इसका, ये बेसिडियोकार्प जो है यही एडिबल पार्ट है। मशरूम have been used since ancient time with Egyptian calling them the food of God and Chinese civilization using them for both of food and medicine। देखिए मशरूम की बात करेंगे तो प्राचीन समय में जो आपके इजिप्ट के लोग थे वो मशरूम को क्या कहते थे, गॉड का मतलब भगवान देवताओं का भोजन बोलते थे, ठीक है। लेकिन चाइनीज़ की बात करें तो वो उसको भोजन के भी रूप में प्लस मेडिसिन के भी रूप में यूज़ करते थे। ग्रीक एंड रोमन्स रिगार्डेड देम एज ए रॉयल delicacy while in the middle ages their use declined in Europe due to fear of poisonous species। देखिए जो यहाँ पे यूरोप के लोग थे, ठीक है, मिडिल समय में मध्यकालीन में यूरोप के लोगों को क्या था कि जैसे मशरूम की हर वैरायटी मतलब पॉइजनस भी थी, कुछ ऐसे थे बहुत जहरीले थे, तो उनके बारे में उनको नॉलेज नहीं था, तो उसी के डर से लोग धीरे धीरे मशरूम को खाना बंद कर दिए, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हुआ, फिर दूसरे साइंटिफिक स्टडी हुई। तो साइंटिफिक स्टडी ऑफ मशरूम बिगेन इन द 16th सेंचुरी एंड वाज एडवांस्ड बाय बॉटनिस्ट लाइक लिनियस इन द 18th सेंचुरी, ठीक है। फिर धीरे धीरे यहाँ पे पॉइजनस नॉन पॉइजनस मशरूम पे स्टडी हुई, फिर से उसको लोग खाना फिर से शुरू कर दिए। द फर्स्ट आर्टिफिशियल कल्टिवेशन स्टार्टेड इन फ्रांस अराउंड 1650 स्प्रेडिंग लेटर अक्रॉस यूरोप। यूरोप के लोग तो खाना बंद कर दिए, लेकिन धीरे धीरे जब उस पर साइंटिफिक स्टडी हुई तो सबसे पहले आर्टिफिशियली तरीके से मतलब जो मानव के द्वारा जब मशरूम का कल्टीवेशन हुआ वो हुआ फ्रांस में, ठीक है। फिर धीरे धीरे ये यूरोप में भी फैलने लगा। इन द 20th सेंचुरी 20 शताब्दी के आसपास मॉडर्न टेक्निक्स सच एज प्योर कल्चर एंड कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट बूस्टेड कमर्शियली प्रोडक्शन। फिर धीरे धीरे
यहाँ पे लगभग आपके 20वीं शताब्दी में फिर क्या हुआ, फिर से यहाँ पे मॉडर्न टेक्निक आया, उसमें जो भी कॉन्टामिनेटेड मतलब जो भी आपके जहरीले उस मशरूम में जो भी प्रवृत्ति थी उसको धीरे धीरे उसको रोकना शुरू कर दिया और प्योर मतलब शुद्ध या फिर कह सकते हैं नॉन पॉइजनस मशरूम का कल्टीवेशन शुरू हुआ। टुडे मशरूम्स आर कल्टिवेटेड वर्ल्ड वाइड, आपको पता है पूरे विश्व में अब ये इसका कल्टीवेशन हो रहा है, स्पेशली इन चाइना, चाइना में ज़्यादा होता है, एंड होल्ड ग्रेट इम्पॉर्टेंस इन फूड मेडिसिन एंड इंडस्ट्री। तो आपको पता है मशरूम का हर एक जगह उपयोग है, चाहे वो कह सकते हैं फूड भोजन के रूप में या फिर मेडिसिन के रूप में या इंडस्ट्री में, ठीक है। मशरूम कल्टीवेशन is the scientific and commercial practice of growing edible fungi under controlled condition। तो एक तरह से कह सकते हैं मशरूम कल्टीवेशन जो क्या एक तरह से साइंटिफिक मेथड है ना, जो क्या करेगा यहाँ पर जो भी पॉइजनस मशरूम है उनको कंट्रोल करके एडिबल फंजाई मतलब कह सकते हैं एडिबल मशरूम का प्रोडक्शन या कल्टीवेशन हुआ। मोस्ट कल्टीवेटेड मशरूम इंक्लूड, कौन कौन से होते हैं मतलब जिसको हम कल्टीवेट करते हैं, तो एक आपका है बटन मशरूम जिसको एगेरिकस बाइस्पोरस बोलेंगे, एक है आपका ओयस्टर मशरूम, ये आपका एगेरिकस बाइस्पोरस है, ये ओयस्टर मशरूम है, ठीक है, या इसी को बोलेंगे प्ल्यूरोटस स्पीसीज। फिर नेक्स्ट है मिल्की मशरूम, ये जो आपको दिख रहे हैं ये क्या है, सॉरी ये आपके बटन मशरूम है, ये बटन मशरूम है, ठीक है, बटन मशरूम, और ये आपके ओयस्टर मशरूम हैं, और ये मिल्की क्या है, मिल्की ही है, ठीक है, मिल्की मशरूम है, देख के भी कलर भी देख के लग रहा होगा, जिसको हम क्या बोलते हैं कैलोसाइबी इंडिका, ठीक है, क्या बोलेंगे कैलोसाइबी इंडिका। अब कल्टीवेशन शुरू करते हैं। तो कल्टीवेशन ऑफ एगेरिकस बाइस्पोरस, मेन हमको किसका यहाँ पे कल्टीवेशन हम आपको पढ़ाने वाले हैं, एगेरिकस बाइस्पोरस मतलब जो बटन मशरूम है जिसको आप लोग खाते हैं नॉर्मली, ठीक है, या फिर इसी को बाइस्पोरस को कहीं कहीं पे ब्रूनसेंस भी बोलते हैं। द एगेरिकस बाइस्पोरस कॉमनली नोन एज बटन मशरूम, इट इज़ ए टेम्परेट मशरूम, एक तरह से टेम्परेट मशरूम है, एंड कैन ग्रो वेल इन टेम्परेट कंडीशन, जिसको आप टेम्परेट कंडीशन में ही उगा सकते हैं। द ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर द माइसीलियम ग्रोथ इज़ 24 डिग्री सेल्सियस, मतलब ये लगभग 24 डिग्री सेल्सियस अगर इसका टेम्परेचर होगा तभी मतलब वहाँ का जहाँ भी इसको कल्टीवेशन करना है तभी ये जाके ग्रो करेंगे। प्रॉपर वेंटिलेशन इज इसेंशियल टू रिमूव टॉक्सिक गैसेस बाय द इंट्रोडक्शन ऑफ एडेक्वेट फ्रेश एयर, ठीक है। तो आपको पता है एक तरह से ये फंजाई ही है, तो फंजाई को आपको प्रॉपर यहाँ पर क्या करना होगा, उसको प्रॉपर आप उसको कह सकते हैं मतलब एक तरह से उसको सुरक्षा प्रोवाइड करेंगे, मतलब एक तरह से प्रॉपर वेंटिलेशन देंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हो सकता है कि कुछ भी कॉन्टामिनेटेड कोई भी माइक्रोब्स कुछ भी एयर के द्वारा उसमें आ सकते हैं, तो उसको हटाते रहना, रिमूव करना है। अब प्रोसीजर क्या है, द प्रोसीजर ऑफ कल्टीवेशन इज़ गिवन बिलो। देखिए इसके 8 प्रोसीजर हैं। एक है प्रोडक्शन ऑफ स्पॉन, फिर प्रिपरेशन ऑफ कंपोस्ट, फिर उसका से फिलिंग ऑफ ट्रे विथ कंपोस्ट, फिर है स्पॉनिंग, फिर वाटरिंग ऑफ इनॉक्यूलेटेड कंपोस्ट फिल्ड ट्रे, केसिंग, उसके बाद हार्वेस्टिंग ऑफ मशरूम एंड स्टोरेज ऑफ मशरूम, ठीक है। तो सारे प्रोसीजर को एक एक करके पढ़ते हैं। तो सबसे पहला है प्रोडक्शन ऑफ स्पॉन। स्पॉन का मतलब जब सीड का हम प्रोडक्शन करते हैं तो वो कैसे बनेगा, ठीक है। तो स्पॉन इज सीड ऑफ मशरूम, तो अभी मैंने बताया कि स्पॉन का मतलब क्या है, सीड, ठीक है। तो सीड का फॉर्मेशन ही स्पॉन कहलाता है। मेड बाय ग्रोइंग प्योर माइसीलियम ऑन ग्रेन, ठीक है, जिसको हम माइसीलियम के द्वारा बनाएंगे प्योर ग्रेन से। अब प्योर ग्रेन क्या आपका हो सकता है, वीट हो सकता है, राई हो सकता है, सॉर्गम या बाजरा, ठीक है। दूसरा स्टेप क्या है इसमें, प्रोडक्शन ऑफ स्पॉन में, स्टेप इन स्पॉन प्रिपरेशन। अब स्पॉन का प्रिपरेशन कैसे करेंगे, तो पहले प्रिपरेशन ऑफ सबस्ट्रेट, पहले सबस्ट्रेट का प्रिपरेशन करेंगे, फिर इनॉकुलेशन ऑफ सबस्ट्रेट, उसको शुद्ध करेंगे, इनॉकुलेट करेंगे, फिर इंक्यूबेशन ऑफ इनॉकुलेट सबस्ट्रेट, यहाँ पे प्रॉपर फिर टेम्परेचर देंगे, इंक्यूबेट करेंगे, ठीक है।
तो प्रिपरेशन आप सबस्ट्रेट का प्रिपरेशन कैसे करेंगे उसको पहले देखते हैं। तो यहाँ पर सबस्ट्रेट का मतलब क्या, जो उसके लिए खाद बनाई जा रही है वो कैसे बनेगा। तो लगभग आपको देखिए टेक 900 ग्राम ग्रेन, ठीक है, आपको लगभग 900 ग्राम ग्रेन लेना है, चाहे वो वीट हो सकता है या सारगम, प्लस आपका 600 टू 900 ml वाटर, ठीक है। तो ये रेशियो ध्यान रखिएगा कि अगर 900 ग्राम आप ग्रेन ले रहे हैं तो आपका 600 से लेके 900 ग्राम ml वाटर रहेगा, ठीक है। फिर इनको बॉईल करेंगे, उबालेंगे लगभग कितना 15 से 20 मिनट तक। फिर ड्रेन एक्सेस वाटर, फिर जो भी उसमें 20 मिनट इसको उबालने के बाद से जो भी उसमें पानी रह जाता है उसको बाहर निकाल देंगे। ड्राई ग्रेन इन शेड, अब उस ग्रेन को हमको कहाँ सुखाना है, छाँव में सुखाना है, ठीक है। मिक्स ग्रेन विथ 20% जिप्सम प्लस 0.5% कैल्शियम कार्बोनेट टू एडजस्ट pH टू 7.7 टू 7.8, ठीक है। देखिए इसको कहानी की तरह समझिएगा, जैसे आप खाना बनाते हैं ना, सेम थोड़ा प्रोसेस उसी तरह इसको सोच के करिएगा कि हाँ इतना पानी मिलाना है, इतना ग्रेन मिलाना है, कितने टाइम तक बॉयल करना है, सुखाना कहाँ है, इस चीज़ का ध्यान, धूप में नहीं सुखाना है, छाँव में सुखाना है, ठीक है। उसके बाद से इसमें क्या ऐड करना है, क्या जोड़ना है, इसमें क्या 2% आपको जिप्सम और 0.5% कैल्शियम कार्बोनेट ऐड कर देना है, और इनके pH को भी मेंटेन कर देना है 7.7 से 7.8 तक, मतलब बेसिक मीडियम थोड़ा चाहिए, स्लाइटली बेसिक, बहुत ज़्यादा नहीं, स्लाइटली, ठीक है। फिर क्या करेंगे, फिल 300 टू 350 ग्राम ग्रेन इनटू बॉटल्स या पॉलीप्रोपाइलीन बैग्स में, मतलब अब जो आप उस ग्रेन को अब जिसमें ये सारी चीज़ें मिला दी हैं, अब उसको किसी बॉटल में आप लगभग कितना 300 से 350 ग्राम उसको भर के रख देंगे, ठीक है। फिट कॉटन प्लग और ब्राउन पेपर कवर्ड माउथ एंड टाइटन विथ रबर बैंड। मान लीजिए इसमें आपने इसको भर दिया, ठीक है, भर दिया। अब इसको कॉटन आप जानते हैं ना, रुई, ठीक है, उसी से इसको पूरी तरह टाइटली पैक कर देंगे। इसके ये जो ओपनिंग है इसको बंद कर देंगे, या फिर इसको किसी कवर से, मतलब ब्राउन पेपर से इसको कवर कर देंगे, ढक देंगे। क्यों करते हैं ऐसा, कि कोई भी कॉन्टामिनेटेड माइक्रोब्स यहाँ पे इंटर ना कर पाए, ठीक है, या फिर अदर फंजाई इस पर अटैक ना कर पाए। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसको स्टेलाइज करेंगे, मतलब इसकी शुद्धिकरण करेंगे ना, जो भी माइक्रोब्स अगर इनकेस आ भी गए हैं तो उनको हम हटाएंगे। तो कैसे, 15 LB प्रेशर से फॉर 30 मिनट फॉर 2 डेज, 2 दिन के लिए लगभग 30 मिनट के लिए, ठीक है। कूल टू रूम टेम्परेचर, गर्म करने के बाद उसको रूम टेम्परेचर पे हम ठंडा कर देंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, इनाकुलेशन करेंगे। तो इनाकुलेशन ऑफ सबस्ट्रेट, तो ऐड माइसीलियल कल्चर प्रिपेयर्ड ऑन PDA या फिर कह सकते हैं YPDA या माल्ट एक्सट्रैक्ट अगार, ठीक है। अब जो आपने अभी जो ऐड किया हुआ था, जो आपने सबस्ट्रेट बनाया हुआ है जो बोतल में भर के, अब उसमें उस माइसीलियम को डाल देंगे जिसको आपको कल्चर करवाना है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या करेंगे, इंक्यूबेशन करेंगे। तो इंक्यूबेट 20 टू 25 डिग्री सेल्सियस इन डार्क फॉर 3 वीक्स, लगभग 3 सप्ताह तक आप 20 से 25 डिग्री सेल्सियस पर उसको इंक्यूबेट करते हैं, मतलब एक तरह से हीट प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। 20 से 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होना चाहिए। सेक आफ्टर ए फ्यू डे, कुछ दिन के बाद उसको मिला देना चाहिए टू स्प्रेड माइसीलियम, जिससे माइसीलियम पूरी तरह से फैल जाए। एंड स्टोर एट 4 डिग्री सेल्सियस इन रेफ्रिजरेटर फॉर अप टू 6 मंथ। अब आप इसको लगभग 6 महीने तक 4 डिग्री सेल्सियस पे, मतलब बहुत ठंड पर, कोल्ड पर इसको आप स्टोर करके रख सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका हो गया, यहाँ पे स्पॉनिंग हो गया। अब हम जानेंगे प्रिपरेशन ऑफ कंपोस्ट, खाद कैसे बनेगी इसकी। अब इसके लिए आपको क्या करना है, द कंपोस्ट यूज्ड इन मशरूम कल्टीवेशन इज ऑफ 2 टाइप्स। तो एक है आपका नेचुरल कंपोस्ट एंड दूसरा है सिंथेटिक कंपोस्ट। तो पहले हम देखेंगे नेचुरल कंपोस्ट कैसे बनेगा। तो इसमें क्या होगा, नेचुरल कंपोस्ट इज प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग बार्ले और व्हीट स्ट्रॉ विथ फ्रेश एंड प्योर हॉर्स डंग, ठीक है। तो यहाँ पर आप स्ट्रॉ लेंगे, चाहे वो व्हीट का ले सकते हैं या फिर बार्ले का, किसके साथ, जो घोड़े का जो डंग होता है, मतलब जो कह सकते हैं उसका गोबर है, ठीक है, उन दोनों को मिक्स करके बनाएंगे। उनका रेशियो क्या होना चाहिए, तो अगर आप 100 ग्राम डंग ले रहे हैं घोड़े का, ठीक है, तो लगभग आपको 33 kg स्ट्रॉ, उसका भूसा लेना होगा। द मिक्सचर इज स्टॉक्ड इन 1 मीटर हाई हिप एंड केप्ट अंडर शेड, मतलब आप उसको किसी टैंक जैसे
थोड़ा सा कोई गड्ढा खन के उसमें आप डाल सकते हैं और इसको लगभग आप क्या करेंगे, छांव में ही रखेंगे, ये नहीं है कि धूप में रहे, ठीक है। आफ्टर 34 डेज, लगभग 34 दिन के बाद, द हिप इज टर्न टू रिलीज अमोनिया एंड रिस्टॉक्ड। जैसे आप गोबर गैस बनाते हैं ना, लगभग वैसे इसमें भी फिर वो टैंक क्या होगा, थोड़ा सा ऊपर उठ जाएगा, जो ढक्कन होगा उसका उठ जाएगा, पता चल जाएगा हाँ यहाँ पे क्या है। जब अमोनिया गैस रिलीज होने लगेगी तो पता चल जाएगा कि यहाँ पे खाद बन के तैयार हो गया है। दिस टर्निंग इज रिपीटेड 45 टाइम्स इन 56 डेज, ठीक है। अब इसको आप चाहें तो 45 बार, लगभग 56 दिन के अंदर 45 बार इसको रिपीट कर सकते हैं। ड्यूरिंग टर्निंग जिप्सम, देखिए जैसे टर्निंग करेंगे तो जिप्सम उसमें आप ऐड करेंगे, जिसका फार्मूला है कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट 2H2O, ठीक है, और 25 ग्राम पर टन यूज़ करेंगे, इज एडेड। फाइनली 40 ml नीमेजॉन इज स्प्रेड, इसमें आप लगभग आप 40 ml क्या नीमेजॉन स्प्रे करेंगे एंड मिक्स्ड, उसको मिक्स कर देंगे। द प्रिपेयर्ड कंपोस्ट इज फिल्ड इन ट्रे ऑफ, अब देखिए अब जो कंपोस्ट जो खाद अब बन गया है जिप्सम को मिक्स करने के बाद से और नीमेजॉन को, ठीक है, तो एक आप ट्रे लेंगे, ठीक है, एक ट्रे लेंगे और इस ट्रे में इसको फिल करेंगे, भरेंगे। उस ट्रे का यहाँ पे साइज बताया गया है कि 10 गुणे 50 गुणे यहाँ पे 15 सेंटीमीटर, मतलब कि कह सकते हैं लंबाई चौड़ाई ऊंचाई इसकी देख सकते हैं, ठीक है। फिर है सिंथेटिक कंपोस्ट कैसे बनेगा, इसमें क्या होगा, इंग्रेडिएंट रिक्वायर्ड फॉर सिंथेटिक कंपोस्ट, तो यहाँ पे क्या आप ले सकते हैं, चॉप्ड व्हीट स्ट्रॉ, ठीक है, छोटे छोटे भूसे ले सकते हैं, लगभग उसकी जो साइज होनी चाहिए 36 सेंटीमीटर, ठीक है, और कितना 300 kg। फिर है व्हीट ब्रान लेंगे 30 kg, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट लेंगे और या तो अमोनियम सल्फेट लगभग 6 kg, ठीक है। उसमें डंग ले रहे थे लेकिन देखिए यहाँ पे केमिकल लिया जा रहा है अमोनियम सल्फेट, ठीक है। फिर यूरिया कितना लेंगे 4 kg, पोटास 1.5 kg मतलब 1.5 किलोग्राम, कैल्शियम सल्फेट जिसको जिप्सम बोलेंगे 30 kg और सॉडस्ट आप लेंगे लगभग कितना 10 kg, ठीक है। फिर फिलिंग कंपोस्ट इनटू ट्रे, नेक्स्ट स्टेप आपका आएगा। अब देखिए ये मान लीजिए ट्रे है, चाहे आप जो भी समझिए, उसी में ही अब इस कंपोस्ट को, इस खाद को भर देंगे, ठीक है। तो फिल प्रिपेयर्ड कंपोस्ट इनटू वुडन ट्रे, प्लास्टिक ट्रे और पॉली बैग में भी आप भर सकते हैं। डेप्थ ऑफ कंपोस्ट की ऊंचाई या गहराई कितनी होनी चाहिए, लगभग 15 से 18 सेंटीमीटर। मेंटेन मॉइस्चर एट 60 to 70%, बहुत ज़्यादा इसमें पानी, ऐसा नहीं कि पानी बहता रहे, ऐसा नहीं होना चाहिए, बस उसमें नमी होना चाहिए, लगभग 60 से 70% मॉइस्चर हमेशा उसमें मेंटेन होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद होगा स्पॉनिंग मतलब क्या, अब जो आपने सीड बनाया हुआ है अब उस सीड को इसमें हम ऐड करेंगे, ठीक है। तो स्पॉन रेट क्या होगा 1 to 2% ऑफ कंपोस्ट, अगर मान लीजिए 1 से 2% कंपोस्ट में आप लगभग कितना 500 से 750 ग्राम फॉर 100 kg कंपोस्ट, मतलब उसमें मिक्स करेंगे। मेथड ऑफ स्पॉनिंग क्या होगा, एक तो आप लेयर बाय लेयर कर सकते हैं, दूसरा थ्रू स्पॉनिंग मतलब पूरी तरह से मिक्स करके। तो लेयर बाय लेयर का मतलब है कि जैसे मान लीजिए आपने कंपोस्ट थोड़ा सा रख दिया, फिर उसमें आपने सीड को डाल दिया, फिर ऊपर से कंपोस्ट डाला, फिर सीड को डाला, फिर कंपोस्ट डाला, ऐसे कई लेयर में कर सकते हैं, या फिर आप पूरे कंपोस्ट में मिक्स कर सकते हैं, ठीक है। तो स्प्रेड स्पॉन इन 3 to 4 लेयर वाइल फीडिंग कंपोस्ट, ठीक है। और इसमें क्या है, थ्रू स्पॉनिंग में क्या है, मिक्स स्पॉन थ्रूली इनटू होल कंपोस्ट, पूरे कंपोस्ट में मिक्स कर देंगे। अब कंडीशन क्या है स्पॉन के लिए, मतलब जब इसमें माइसीलियम ये निकल रहा है उसके लिए कंडीशन क्या है, ठीक है। तो टेम्परेचर आपका 22 से 25 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, ह्यूमिडिटी मतलब आर्द्रता 90%, रूम केप्ट डार्क, जिस कमरे में आप इसको रख रहे हैं वहाँ अंधेरा होना चाहिए, समय कितना लगेगा 12 से 15 दिन। कंपोस्ट टर्न वाइट, मतलब जैसे ही स्पॉनिंग होना शुरू हो जाएगा तो ये जो कंपोस्ट दिख रहा है वो वाइट कलर पूरे माइसीलियम से भर जाएगा, विथ माइसीलियम व्हेन रेडी, जब माइसीलियम तैयार हो जाएंगे। अब इनका करेंगे वाटरिंग, तो वाटरिंग आपको पता है स्प्रे कर सकते हैं, तो स्प्रिंकल्ड वाटर टू बी गिवन ऑन न्यूज़पेपर टू मेंटेन ह्यूमिडिटी, मतलब इसको डायरेक्ट नहीं, या तो आप न्यूज़पेपर की सहायता से या फिर हल्का हल्का स्प्रे करके आप पानी दे सकते हैं। वाटर शुड बी अप्लाइड ट्वाइस अ डे और लेस डिपेंडिंग ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ मॉइस्चर, मतलब मॉइस्चर पे, नमी पे डिपेंड करता है कि पानी
दिन में 1 बार या 2 बार देना है, और इतना देना है कि 60 से 70% हमेशा इसमें मॉइस्चर होना चाहिए। यहाँ पे वाटर रुका हुआ नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब करेंगे केसिंग, साफ करेंगे। तो केसिंग इज मॉइस्चर रिटेनिंग लेयर अप्लाइड आफ्टर माइसीलियम फुली कॉलोनाइज कंपोस्ट। यहाँ पे देख सकते हैं इट हेल्प इन फ्रूट बॉडी फॉर्मेशन। तो यहाँ पे अब क्या होगा, फ्रूटिंग बॉडी जैसे बनेगा तो आपको इस तरह से दिखेंगे। तो केसिंग मटेरियल क्या होगा, पहला है गार्डन सॉइल हो गया और सैंड, इनका रेशियो होना चाहिए 3:1, मतलब गार्डन सॉइल आपका 3 और आपका सैंड 1 के अनुपात में होना चाहिए। पीट मॉस या सॉइल आपका 1:1 होगा, इसमें से कोई भी एक आप ले सकते हैं, या फिर यहाँ पे फार्मयार्ड मैन्योर ले सकते हैं, और सॉइल 1:1 रेशियो में, या कोको पीट मिक्स ले सकते हैं, ठीक है। अब स्टेलाइज करेंगे आप केसिंग, तो ट्रीट विथ फॉर्मेलिन, किससे ट्रीट करेंगे, फॉर्मेलिन से लगभग 4% फॉर 48 आवर्स, और पास्चराइज विथ स्टीम एट 60 डिग्री सेल्सियस फॉर 4 to 5 आवर्स, ठीक है। मतलब आप इसको अब क्या करेंगे, संक्रमण रहित करेंगे। अब केसिंग को अप्लाई करेंगे तो थिकनेस कितनी होनी चाहिए, 3 to 4 सेंटीमीटर। मॉइस्ट बट नॉट वाटर लॉग्ड, मतलब यहाँ पे मॉइस्ट चाहिए, नमी हमेशा बरकरार होनी चाहिए, लेकिन वाटर लॉग्ड नहीं होना चाहिए, पानी ठहरा हुआ नहीं होना चाहिए वहाँ पे। वाटर 10 to 12 डेज आप केसिंग स्मॉल पिन हेड अपीयर, मतलब आप जैसे ही यहाँ पर देखेंगे तो 10 से 12 दिन, केसिंग के 10 से 12 दिन के बाद ही आपको छोटे छोटे पिन हेड यहाँ पर दिखेंगे। इस तरह से ये छोटे छोटे क्या हैं, पिन हेड दिख रहे हैं ना, इसी तरह से दिखना शुरू हो जाएंगे। पिन डेवलप इनटू फुल मशरूम इन 4 to 5 डेज। तो जैसे ही आपको 10 से 12 दिन के बाद से पिन हेड दिखेंगे, फिर उसके बाद से लगभग 4 से 5 दिन के बाद वो पूरी तरह से डेवलप आपको मशरूम दिखने लगेंगे, ठीक है। अब इनका हार्वेस्टिंग करेंगे, इनको काटेंगे कैसे, तो हार्वेस्ट व्हेन कैप इज क्लोज्ड एंड स्टील टाइट, मतलब ये तभी हार्वेस्ट करेंगे जब ये पूरी तरह से ये कैप नीचे की तरफ से पूरा, ये देखिए पूरा भर गया है ना, ठीक है, और टाइट हो जाएगा, तभी आप इसका हार्वेस्ट करेंगे। तो कैसे करेंगे, उसको खूब तेज़ी से ऐसे ट्विस्ट करके उठा लेंगे, ठीक है, ये नहीं कि आराम आराम से। तो यहाँ पे क्या है, ट्विस्ट जेंटली, जल्दी से घुमाएंगे एंड पुल आउट, ऊपर की तरफ खींच लेंगे। रिमूव डेब्रिस फ्रॉम बॉटम, अब इसमें जो भी डेब्रिस है, जो भी गंदगी है, उसको साफ कर देंगे। कैन बी हार्वेस्टेड फॉर 40 to 50 डेज इन फ्लशेस, ठीक है, आप फ्लशेस के बाद से 40 से 50 दिन के बाद इसको हार्वेस्ट कर सकते हैं। अब स्टोरेज करेंगे मशरूम का, तो स्टोरेज क्या होगा, वेरी पेरिसेबल है, स्टोर एट, आप पता है इसको फ्रिज में ही हम स्टोर कर सकते हैं लगभग 4 डिग्री सेल्सियस पर लगभग 3 से 4 दिन तक, या इसको कैन कर देंगे तो बहुत लंबे समय तक चलेगा। कैन बी ड्राइड और केंड फॉर प्रिजर्वेशन, इसको प्रिजर्व करने के लिए आप इस तरह से केंड में रख सकते हैं जो लंबे समय तक चलेगा। अब इनका इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस देख लेते हैं। कल्टीवेशन आपने देख लिया, अब हम जानेंगे इसका इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस, ठीक है। तो पहला है लो इन्वेस्टमेंट है, हाई रिटर्न है, आपको पता है खर्चे कम है, क्योंकि आप देख रहे हैं ना सारे भूसे या फिर इन्हीं सबों से बन जा रहा है, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट तो कम है, रिटर्निंग हाई है। तो मशरूम गिव फास्ट प्रॉफिट विथ 30 to 45 डेज मेकिंग देम अ हाई इनकम क्रॉप, ठीक है, मतलब ज़्यादा इसमें आपको कमाई होगी। दूसरा स्मॉल स्पेस कल्टीवेशन, आप चाहें तो इसको अपने कमरे में भी इसको उगा सकते हैं। तो मशरूम कैन बी ग्रोन इन रूम, शेड और इवन स्मॉल हाउस, नो फार्मलैंड नीडेड, इसके लिए कोई फार्मलैंड की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है न्यूट्रिएंट वैल्यू, न्यूट्रिशनल वैल्यू भी इसकी ज़्यादा है, क्योंकि आपको पता है मशरूम में प्रोटीन की मात्रा बहुत अधिक होती है। तो मशरूम आर हाईली न्यूट्रिशियस कंटेनिंग गुड क्वालिटी प्रोटीन, विटामिन्स लाइक बी कॉम्प्लेक्स एंड डी, ठीक है, इसेंशियल मिनरल्स है ये, such as potassium, phosphorus and iron along with fiber and very low fat, making them a healthy low calories food, मतलब एक तरह से आपको स्वस्थ बनाएंगे, प्लस यहाँ पे कैलोरी भी इसकी कम है, ठीक है। फिर मेडिसिनल वैल्यू क्या है, मशरूम है मेडिसिनल वैल्यू बिकॉज दे बूस्ट इम्यूनिटी, ठीक है, आपके इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं। पजेज एंटीऑक्सीडेंट एंड एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज़ एंड हेल्प रिड्यूस कोलेस्ट्रॉल, मतलब ये कोलेस्ट्रॉल लेवल को भी
कम करते हैं, मेकिंग देम यूज़फुल फॉर ओवरऑल हेल्थ, ठीक है, मतलब एक तरह से ये पूरे आपके स्वास्थ्य के लिए लाभदायक हैं। तो यहाँ आज के लिए बस यहीं पे स्टॉप करते हैं, फिर आपको नेक्स्ट पार्ट में बाकी के जो भी क्वेश्चन बनते हैं कवर कराएंगे। तो आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा। थैंक यू।